सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट सीरीज में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फिनिशिंग वर्क से रिलेटेड जो सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन है उसमें कंप्लीट डिटेल डिस्कशन आज की इस वीडियो के अंदर रहने वाला है। फिनिशिंग वर्क के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मेरा प्लास्टर वर्क होता है उससे रिलेटेड जो सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन है। दूसरा हम लोग बात करेंगे जो हमारा पेंटिंग वर्क होता है, पेंटिंग वर्क से रिलेटेड सीपीडब्ल्यूडी की जितनी भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी लंबा रहने वाला है क्योंकि सारे जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा और ये वीडियो देखने के बाद में फिनिशिंग वर्क से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो कंप्लीट आज की इस वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाले हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है और आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है फिनिशिंग वर्क से। इससे पहले के पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किए हुए हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएंगे, तो जाके आप वो वीडियोस जरूर देखना क्योंकि अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो ये वाली वीडियो जो है वो आपके समझ में नहीं आने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फिनिशिंग के अंदर देखो हमारे कई सारी चीजें होती है। फिनिशिंग के अंदर हमारा प्लास्टर वर्क भी आता है, फिनिशिंग के अंदर ही हमारा जो पेंटिंग पुट्टी वाला वर्क होता है वो भी हमारा कवर होता है। सबसे पहले प्लास्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट लाइन ही हमारी सीमेंट प्लास्टर की लिखी हुई है। टेस्ट वगैरह की यहाँ पे कोई भी बात जो है वो नहीं की गई है। कुछ रेफरेंस के लिए आईएस कोड दिए गए हैं, आप चाहो तो इन आईएस कोड को जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो आईएस कोड है वो हमारे पेंट से रिलेटेड है, जो हमारी वार्निश वगैरह पेंट वगैरह जो पॉलिशिंग वगैरह यूज होती है उससे रिलेटेड ये आईएस कोड आपको मिल जाएंगे, तो आप इन आईएस कोड को जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट के लिए यहाँ पे देखो आईएस 1200 यूज किया गया है, तो आईएस 1200 की कंप्लीट सीरीज एप्लीकेशन पे मतलब यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जाके आप 5 डे 5 स्किल प्रोग्राम जो है वो जाके वॉच करना। उसमें कंप्लीट 1200 आईएस 1200 मैंने कंप्लीट कराया है। नीचे की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो प्लास्टर की थिकनेस लिखी हुई है 12 mm, 15 mm, 20 mm, ठीक है। सो ये जनरल टर्म्स में एक जो कॉमनली यूज जो हमारा प्लास्टर है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अदरवाइज जो है अलग अलग जो हमारा वर्क होता है उसके हिसाब से प्लास्टर की थिकनेस जो है वो वेरी कर सकती है। जनरली जैसे हम लोग जो है जो हमारी रूफ होती है वहां पे हम लोग जो प्लास्टर करते हैं स्लैब के बॉटम वाले पार्ट पे, सो जनरली वो 6 mm 8 mm का इस तरीके से होता है। इस तरीके से अगर हम वॉल पे करते हैं तो 12 mm 15 mm होता है। आउटर प्लास्टर की थोड़ी थिकनेस जो है वो ज्यादा होती है, तो आउटर प्लास्टर ही मिनिमम हम 15 mm करते हैं, तो 15 से 20 mm। तो इस तरीके से जनरली थिकनेस आपकी जो वर्क ऑर्डर होता है वहां पे भी मेंशन होती है, बीओक्यू में भी मेंशन होती है। इसके अलावा जो मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट बनाता है वहां पे भी हमारी जो थिकनेस है वो मेंशन रहती है। अब एक चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये जो थिकनेस होती है ना ये एवरेज थिकनेस होती है, क्योंकि हमारा जो प्लास्टर सरफेस होता है वो रफ होता है और रफ प्लास्टर पे मान लो मुझे 12 mm प्लास्टर करना है, तो 12 mm का मतलब ये नहीं कि पूरी वॉल पे सारी जो है 12 mm थिकनेस का इक्वल प्लास्टर होगा, नहीं। कहीं पे हो सकता है 15 mm थिकनेस आए, कहीं पे हो सकता है 10 mm थिकनेस आए, कहीं पे हो सकता है 12 mm थिकनेस आए, तो पूरे सरफेस पे जो ओवरऑल थिकनेस होनी चाहिए वो 12 mm होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है, अक्सर इंटरव्यू में ये चीज जो है पूछ ली जाती है। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस की बात की गई है। देखो इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको जनरल टर्म्स में बता देता हूँ। जब भी हमें किसी भी सरफेस पे प्लास्टर करना होता है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो सरफेस है वो वेट होना चाहिए, ड्राई सरफेस पे कभी हमें प्लास्टर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी लूज मटेरियल उस सरफेस पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लूज मटेरियल है तो हमें उसको क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लूज मटेरियल के ऊपर अगर हम प्लास्टर करेंगे तो बाद में वो प्लास्टर जो है गिर सकता है। दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है, मान लो कोई ऐसा सरफेस है जैसे कंक्रीट वगैरह का सरफेस होता है, उस पे पहले से कोई केमिकल वगैरह लगा हुआ है, जनरली जैसे डीसटरिंग ऑयल वगैरह लगा हुआ होता है, कई बार हम लोग डीसटरिंग ऑयल काफी ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लेते हैं, तो इस तरह का कोई भी अगर केमिकल वगैरह कुछ लगा हुआ है तो उसे भी हमें क्लीन करना है, क्योंकि वो भी हमारे प्लास्टर की बॉन्डिंग को जो है कम कर सकता है। इसके अलावा हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि जिस सरफेस पे हम प्लास्टर वर्क कर रहे हैं वो प्लास्टर जो है रफ होना चाहिए, प्लेन सरफेस नहीं होना चाहिए।
कई बार क्या होता है कि प्लेन सरफेस के ऊपर हम प्लास्टर कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो प्लास्टर नीचे गिर जाता है। तो अगर कोई प्लेन सरफेस है तो हमें उसको सबसे पहले रफ करना पड़ेगा। तो हम उसे वाइब्रेटिंग मशीन आती है उससे भी करते हैं, ग्राइंडर मशीन से भी करते हैं, छीनी हथौड़े से भी हम उसको जो है हल्का हल्का उसको जो है रफ करते हैं। तो प्लास्टर सरफेस हमारा रफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जैसे ब्रिक वर्क के सरफेस पे अगर आप कर रहे हो और वहां पे एफ्लोरेंसिस जो व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है अगर वो वहां पे दिख रहा है तो आपको उस पाउडर को भी क्लीन करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसके ऊपर ही कर दोगे, एक तो आपके सरफेस के साथ बॉन्डिंग नहीं बनेगी, दूसरा क्या होगा वो जो है प्लास्टर होने के बाद में प्लास्टर के सरफेस पे जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बेसिकली जो है वो लिखी गई है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्लास्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है मोर्टार। तो मोर्टार की स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मोर्टार मैंने जैसे बताया था कि मोर्टार हम प्लास्टर में यूज करते हैं, ब्रिक वर्क में हम लोग मोर्टार यूज करते हैं, इसके अलावा फ्लोरिंग वर्क के अंदर हम लोग मोर्टार यूज करते हैं। तो सेम स्पेसिफिकेशंस होती हैं। आप वो वीडियो जाके देख लेना, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन की हुई है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो थी वो मोर्टार वाली वीडियो थी, आप जाके उसको देख लेना। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ द प्लास्टर की बात यहाँ पे की गई है। सीलिंग प्लास्टर, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक टर्म्स लिखी हुई है। टर्म्स क्या लिखी हुई है, मान लो कोई रूम है आपका और उस रूम की सीलिंग जो उसकी रूम की छत है अगर उस पर भी प्लास्टर रिक्वायरमेंट है, जनरली आज के टाइम पे सीलिंग पे प्लास्टर अवॉइड किया जाता है या फॉल सीलिंग वगैरह होती है या फिर पीओपी पनिंग वगैरह की जाती है। लेकिन अगर फॉल आपकी जो सीलिंग है उस पर भी प्लास्टर की रिक्वायरमेंट है तो आपको वॉल का प्लास्टर बाद में करना है, पहले आपको सीलिंग का प्लास्टर करना है। यही यहाँ पे चीज लिखी गई है। क्योंकि अगर आप मान लो वॉल का प्लास्टर आप कर दोगे सबसे पहले और बाद में आप सीलिंग का प्लास्टर करोगे तो क्या होता है कि जब मैसन ऐसे ऊपर उस पर जो है ना चिपकाता है प्लास्टर को इस तरीके से करनी में लेके इस तरीके से, तो कुछ जो है मटेरियल जो है आपकी वॉल पे भी जो है चिपक जाता है। तो कई बार वो टाइमली क्लीन नहीं होता है तो वो जो है स्पॉट वो जो है हमारे प्लास्टर पे बने हुए दिखते हैं। बाद में जब हम पेंटिंग वगैरह करते हैं तो काफी दिक्कत आती है। या सीमेंट की सलरी जो है उसके ऊपर डालता है, क्योंकि जब हम प्लास्टर करने जाते हैं तो सबसे पहले सीमेंट की सलरी उसके ऊपर डालते हैं सरफेस के ऊपर, ताकि हमारी बॉन्डिंग जो है वो अच्छे से हो सके। तो जब सीमेंट की सलरी ऐसे ऊपर डाल रहा होता है तो उसके जो छींटे होते हैं वो प्लास्टर, अगर आपने पहले से ही वॉल पे प्लास्टर कर दिया तो वहां पे भी वो आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो अलग से दिखाई देंगे। जब बाद में हम पेंटिंग वगैरह वर्क भी करेंगे ना तो भी वो अलग से हमें दिखेंगे, जो कि बड़ा खराब दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके सीलिंग के प्लास्टर की रिक्वायरमेंट है तो हमें सबसे पहले सीलिंग का प्लास्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हमें वॉल के प्लास्टर पे आना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म्स लिखी गई है कि प्लास्टर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए, ना कि ऊपर नीचे से ऊपर। तो हमेशा ऊपर से प्लास्टर करते हुए नीचे आना चाहिए। मान लो आपकी बिल्डिंग है, ये मेरी कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मुझे आउटर प्लास्टर करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं स्कैप फोल्डिंग लगाऊंगा, पहले मैंने यहाँ पे कर दिया फिर दूसरी स्कैप फोल्डिंग लगा के फिर मैंने यहाँ पे कर दिया, नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक साथ पूरी की पूरी स्कैप फोल्डिंग आपको लगानी है, उसके बाद ऊपर से प्लास्टर करते हुए नीचे की तरफ आना है। सेम चीज आपको इंटीरियर वॉल पे भी करना है। तो आपकी कोई भी अगर इंटीरियर वॉल है तो आपको वॉल पे भी ऊपर से नीचे की तरफ करना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, प्लास्टर ऊपर से नीचे की तरफ करना है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। मेंशन यहाँ पे क्या किया गया है कि कई बार क्या होता है कि जब हम प्लास्टर करते हैं तो अगर कोई एक्सपीरियंस मेसन है तो हमें यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है, मतलब प्लास्टर सरफेस यूनिफॉर्म मिल जाता है। लेकिन अगर मेसन एक्सपीरियंस नहीं है और या वर्क काफी फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि हमें प्लास्टर का सरफेस ना यूनिफॉर्म नहीं मिलता है। तो उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपनी वॉल पे 150 बाई 150 के इस तरीके से जो है सीमेंट के आपको लेवल पैड बनाने हैं, ठीक है, 150 बाई 150 के इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको जो है इस पे प्लास्टर करना है। इसको जनरली साइड पे बुल पैड भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे इमेज के अंदर आपको देखो ये वाला जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मार्क है, यहाँ पे देखो ये मिस्त्री मार्क कर रहा है, यहाँ पे देखो ये मार्क किया गया है, यहाँ पे देखो मार्क किया गया है। तो जनरली इनको बुल पैड बोलते हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन की है कि 150 बाई 150 के होने चाहिए और मैक्सिमम जो स्पेसिंग होनी चाहिए एक बुल पैड से दूसरे बुल पैड की, वो मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो 2 मीटर होनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सरफेस पे अगर आप प्लास्टर करवा रहे हैं तो सबसे पहले उस पर बुल पैड जरूर मार्क करवाएं। जो भी आपकी थिकनेस स्पेसिफाइड है उस थिकनेस के वो बुल पैड होते हैं, उसी के बाद हम लोग जो है उस पर प्लास्टर करते हैं। ये जनरली जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो वहां पे भी बोलते हैं, जिसको जनरल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं कि लेवल के ठिए आपने लगाए हैं कि नहीं लगाए, ठीक है। आपके यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज में बोलते होंगे, लेकिन जैसे मैंने साइट पे काफी काम कराया तो मैं जनरली यही पूछता था कि भाई लेवल मार्किंग कराई है या फिर नहीं कराई है, या फिर लेवल के ठिए लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टली
जब हम टाइल वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे लगते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लो मुझे टाइल वर्क लगाना है तो मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक लेवल मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा, एक सूता बांधूंगा, ठीक है, जो लाइन थ्रेड होती है, उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी फ्लोरिंग वर्क कर दूंगा, तो मेरा सरफेस ना एकदम बिल्कुल स्मूथ मिलेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि स्लोप वगैरह मेंटेन करने में और बहुत सारी चीज़ों में पता चलता है कि स्लोप हमें किस डायरेक्शन के अंदर देना था, उसका अपोजिट स्लोप दे दिया, या फिर जो है हमारा जो सरफेस है वो अनइवन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बात की गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा, जनरली जब हम प्लास्टर वर्क करते हैं तो सारा प्लास्टर जो है एक दिन में फिनिश नहीं होता है, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट वगैरह जरूर आता है। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, मान लो आपकी ये वॉल है, ये वॉल का वॉल, ये तो वॉल का टॉप वाला सरफेस हो गया, ये वॉल का बॉटम सरफेस हो गया, ये वॉल का कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये भी मेरा कॉर्नर पॉइंट है और ये भी मेरा कॉर्नर पॉइंट है। अब मैं इस पे वॉल पे प्लास्टर कर रहा हूं, मैंने इस सरफेस से प्लास्टर करना स्टार्ट किया, मैंने इतने पोर्शन पे प्लास्टर जो है वो कर दिया, इस पोर्शन पे मेरा प्लास्टर जो है वो रह गया, मतलब आज मेरा दिन खत्म हो गया, अब मुझे को नेक्स्ट डे से प्लास्टर करना है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो आप प्लास्टर वर्क छोड़ रहे हो, ये जो हमारा एज है, एज से जो है 150 mm से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने, ये मेरी वॉल है, ये मेरी वॉल का एज है और आपने प्लास्टर करते करते बिल्कुल एज पे पहुंच गए और यहाँ पे मुश्किल से 75 mm या फिर 100 mm स्पेस ही बचा और आप बोलोगे यार ये चलो 100 mm ही तो बचा है, इसको कल फिनिश कर लेंगे। नहीं, अगर आपको ये छोड़ना है तो ये कम से कम मैक्सिमम, कम से कम मिनिमम 150 mm की डिस्टेंस होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप कल नेक्स्ट डे से प्लास्टर इस पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ तक प्लास्टर कर लिया, मान लो, ठीक है, यहाँ तक मैंने आज प्लास्टर कर लिया, तो ये मेरी डिस्टेंस 150 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे प्लास्टर वर्क करूंगा, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये जो डिस्टेंस आप छोड़ रहे हो, ये आपके एज से, जो आपकी वॉल जहाँ पे एज हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रही है, या वॉल का कॉर्नर आ रहा है, वहां से कम 150 mm जो है वो होना चाहिए। ये यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, mm के मतलब 150 mm जो है यहाँ पे बेसिकली इसका होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज बताई गई है कि जहाँ पे भी आप अपना कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे भी अपना प्लास्टर वर्क आप छोड़ रहे हो, जो लास्ट पॉइंट आएगा उसको आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है उसको फिनिश करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट जो है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी उसको फिनिश करोगे। मान लो मेरी ये वॉल है, इस वॉल पे मैंने प्लास्टर वर्क किया इस तरीके से, मैं इतने ही पोर्शन पे प्लास्टर कर पाया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ना प्लास्टर का जॉइंट बन गया, ये वाला एक पॉइंट मेरा जॉइंट बन गया, एक मेरा ये पॉइंट जॉइंट बन गया। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टिकल होना चाहिए और ये बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने प्लास्टर किया और वो आड़ा टेढ़ा आपका जो है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो आपने, ये मेरी वॉल थी और इस वॉल पे आपने प्लास्टर किया और ये प्लास्टर का सरफेस जो है ऐसे आड़ा टेढ़ा हो रखा है, मतलब इस तरीके से। तो अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करूँ प्लास्टर के फेस से, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से लाइन दिख रही है, यहाँ पे ऐसे देखो। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आपको फिनिश करना है ऐसे वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट और ऐसे हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से। और उसके बाद में ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपको नेक्स्ट डे से जो है वो स्टार्ट करना है और एज से कम 150 डिस्टेंस पे जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा थिकनेस की बात की गई है, तो थिकनेस जैसे मैंने बताया था, थिकनेस एवरेज थिकनेस होती है और जो कि हमारी साइट पे आती है, और ये एवरेज थिकनेस के हिसाब से ही प्लास्टर होता है। कभी भी यूनिफॉर्म थिकनेस जो है वो नहीं मिलती है, क्योंकि प्लास्टर का जो जिस सरफेस पे हम प्लास्टर कर रहे हैं वो क्या है, रफ सरफेस है। अगर मेरा सरफेस पहले से ही फिनिश है तो मुझे प्लास्टर करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो मैं प्लास्टर क्यों कर रहा हूँ, प्लास्टर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सरफेस रफ है, उसको मुझे फिनिश करना है। या कई बार ऐसा होता है कि मेरा जो सरफेस है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो जनरली जैसे ब्रिक वर्क वगैरह होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्लास्टर करते हैं, साथ ही साथ फिनिशिंग देने के लिए भी हम लोग उसको जो है करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्यूरिंग की बात की गई है, तो क्यूरिंग हमें जैसे ही हमारा प्लास्टर जो है हार्ड हो जाए, इतना हार्ड वो हो जाए कि अगर मैं उस पर वाटर की स्प्रे कर रहा हूँ तो उसका सरफेस जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, तो हमें क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कम से कम मेरा जो प्लास्टर का सरफेस है वो 7 डेज तक वेट होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 7 डेज तक वेट होना चाहिए, सरफेस हमारा ड्राई नहीं रहना चाहिए। 7 दिनों तक हमारा जो सरफेस है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिनिशिंग करने के लिए हमें देखो हमारे पास में एक प्लम बॉब होना चाहिए। प्लम बॉब से हम लोग बिल्कुल ये चेक करते हैं कि हमारा प्लास्टर बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट है या नहीं है। एग्जैक्ट स्ट्रेट का मतलब मैंने यहाँ से, ये मेरा प्लम बॉब मैंने यहाँ पे नीचे गिराया और मैं बेसिकली ये चेक करूंगा
कि ये जो लाइन है बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब प्लास्टर का जो सरफेस है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे मेरा रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो मिस्त्री उसको फिनिश करता है तो एल्यूमिनियम की एक स्ट्रेट एज होती है, एल्यूमिनियम की एक पट्टी होती है जिसकी जो डिस्टेंस लेंथ है वो मिनिमम 2.5 मीटर जो है वो होनी चाहिए। स्ट्रेट इज नॉट लेस देन 2.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो हमारी 2.5 मीटर लॉन्ग से जो है कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है प्रिकॉशंस वगैरह जो है यहाँ पे दिए गए। व्हेन सीलिंग प्लास्टर इज डन it shall be finished to chamfered edge at the angle at the junction with a suitable tool when the plaster is begin done. Similarly, when the wall plaster is begin, it shall be kept separate from the ceiling plaster by the thin stretch groove not deeper than 6 mm drawn with the suitable method with the wall while the plaster is the green. जनरली ये कह रहा है कि मान लो मैंने सीलिंग का प्लास्टर मैंने कर दिया, उसके बाद मैं वॉल का प्लास्टर कर रहा हूँ, तो हमें जहाँ पे मेरा सीलिंग का प्लास्टर खत्म हुआ, जहाँ पे मेरा वॉल का प्लास्टर आके एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बेसिकली एक जो है एक स्ट्रेट ग्रूव जो है वो कट करनी है, जिसकी जो थिकनेस है वो डेप्थ जो है वो 6 mm से जो है वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहने का पर्पज इसका जो है ये कह रहा है। इसके अलावा चिकन मैश की बात की गई है, तो जनरली आपको भी पता है कि अगर हमारा ये कंक्रीट का सरफेस है और यहाँ से हमारा ये ब्रिक का सरफेस है, तो जनरली जो हमारे कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है ये हमारी कंक्रीट है और ये हमारी ब्रिक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दोनों टेम्परेचर वेरिएशन में डिफरेंट वर्क करेंगे, लोडिंग कंडीशन में दोनों डिफरेंट वर्क करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि इन फ्यूचर में इसके जो सरफेसेस पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे इन क्रैक को काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक चिकन मैश जो है वो यूज करनी होती है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं चिकन मैश, यहाँ पे देखो ये हमारी जो है इस तरीके से चिकन मैश जो है हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये प्लास्टर इस पे, ये हमारी ब्रिक वॉल है, ये भी ब्रिक वॉल है, बीच में हमारा यहाँ पे देखो ये जो है कॉलम का जंक्शन है, इस पे यहाँ पे चिकन मैश जो है वो यूज की गई है। तो ये जनरली चिकन मैश इसलिए यूज की जाती है कि हमारा जो प्लास्टर का सरफेस है बाद में उसमें कोई भी क्रैक डेवलप ना हो। इसके अलावा मेजरमेंट की यहाँ पे बात की गई है, तो मेजरमेंट के लिए देखो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डली हुई है 5 डे 5 स्किल प्रोग्राम के अंदर, आप जाके उसको देख सकते हो। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी जो है इसका मोटा मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जनरली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्लास्टर होता है वो मैक्सिमम केसेस के अंदर स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे वो रनिंग मीटर्स के अंदर मेजर किया जाता है। जैसे आपने कोई ग्रूव कटिंग किया तो वो हमारी रनिंग मीटर के अंदर होता है, कोई आपने डिजाइन बनाया, कोई मोल्डिंग वगैरह बनाई, तो वो रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारा जो है स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि अगर प्लास्टर बैंड 30 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब 30 सेंटीमीटर तक का अगर कोई भी प्लास्टर बैंड हम सरफेस पे बना रहे हैं प्लास्टर पे, वो भी अलग मेजरमेंट होता है, उसका रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है। 30 सेंटीमीटर से अगर ऊपर चला जाएगा तो वो फिर हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट होगा। इसके अलावा अगर हम कोई कॉर्निस वगैरह बना रहे हैं, कोई कॉर्निस मोल्डिंग जो बनती है, डिजाइंस जो बनते हैं, अगर वो बना रहे हैं तो वो भी हमारा रनिंग मीटर्स के अंदर मेजरमेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे हनी कॉम्बिंग की बात की गई है। मान लो आपकी कोई ऐसी ब्रिक की वॉल है जिसमें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा इस तरह का, देखो ये जो ब्रिक वर्क होता है ना, ये एक ब्रिक है, उसके बाद होल है, फिर ब्रिक है, फिर होल है, तो इस तरह का जो यहाँ पे देखो ये पैराफिट में देखो हमारे ये हनीकॉम ब्रिक वर्क किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हनीकॉम ब्रिक वर्क किया गया है। ये देखो आपकी बाउंड्री वॉल है, इसमें भी देखो बीच में हनीकॉम ब्रिक वर्क किया गया है। तो जनरली यहाँ पे हनीकॉम ब्रिक वर्क की बात करें, अगर कोई ऐसी वॉल है जिसमें हनीकॉम्बिंग है, ठीक है, और उस पर आपने प्लास्टर किया है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड आपने प्लास्टर किया, प्लास्टर करने के बाद में जो भी हमारा एरिया आया उसको 1.63 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो मेरा एरिया आया 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1.63 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करूंगा वो 163 स्क्वायर मीटर का जो है वो पेमेंट करूंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि ये ऐसा क्यों करे, तो आप CPWD की जो वर्क स्पेसिफिकेशन है उसका रेफरेंस जो है उनको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉर्निस मोल्डिंग की बात की गई है। जो हमारी कॉर्निस है उसकी जो हमें लेंथ मेजर करनी है वो सेंटर से मेजर करनी है, जो भी उसका सेंटर होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोल्डिंग कॉर्निस एंड द कॉब्स, अगर हम कोई भी कॉब्स बना रहे हैं तो सेल बी गिवन इन स्क्वायर मीटर्स के अंदर एंड द एरिया विल
बी अराइव बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड द गिर्थ। ठीक है, तो अगर कोई कॉर्निस या कोई मोल्डिंग बना रहे हैं तो हमें उसकी गिर्थ और उसकी जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करके उसका एरिया जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फ्लैट वेदर टॉप कॉर्निस बनाते हैं, जनरली क्या होता है कि प्लास्टर जो आउटर प्लास्टर होता है उसके आउटर सरफेस पे हम टॉप में क्या करते हैं कि एक बैंड बना देते हैं, वो ताकि रेन वाटर जो है हमारा डायरेक्ट सरफेस पे ना आए, तो एक वेदर कवरिंग की तरह वो काम आता है। तो वहां पे अगर वो 150 सेंटीमीटर से अगर वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो उसे हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि फ्लैट और वेदर टॉप टू द कॉर्निस व्हेन एक्सीड 1.5 सेंटीमीटर इन द विड्थ shall not be include in the girth but measured with the general plaster work। ठीक है, अगर 150 mm से ज्यादा अगर उसकी विड्थ आ रही है तो हमें उसको अलग प्लास्टर के अंदर मेजरमेंट करना है। अगर 150 से नीचे आ रही है तो उसको अलग टाइप से उसको मेजरमेंट करना है। तो जनरली क्या होता है कि थिकनेस अगर आपकी कम है तो रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है, थिकनेस अगर आपकी ज्यादा हो जाती है विड्थ तो वो स्क्वायर मीटर के अंदर उसका मेजरमेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात की गई है कि अगर आप एक्सटीरियर प्लास्टर अगर आप कर रहे हैं 10 मीटर हाइट अगर आपकी है तो 10 मीटर हाइट से ऊपर का जितना भी प्लास्टर होगा वो एक अलग आइटम के अंदर जाएगा, उसका रेट अलग होगा और वो एक मटेरियल मतलब उसका जो आइटम होगा वो भी अलग मेजर जो है वो किया जाएगा, क्योंकि उसका रेट हमें अलग से देना होता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर प्लास्टरिंग एट द हाइट ग्रेटर देन 10 मीटर फ्रॉम द एवरेज ग्राउंड लेवल सेल बी मेजर्ड सेपरेटली इन ईच स्टोरी हाइट। ठीक है, तो हर एक स्टोरी का अलग अलग उसको मेजर किया जाएगा। मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी 15 मीटर की है, ठीक है, या मैं इसको मान लेता हूँ 10 मीटर तो मेरा हाइट हो ही गया और ये 3 मीटर के ऊपर मैं इसको 16 मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो 10 मीटर तो मेरी ये टोटल हाइट हो गई, 10 मीटर के ऊपर मेरी एक स्टोरी ये आ रही है और दूसरी स्टोरी आ रही है, क्योंकि 3 मीटर में एक स्टोरी की हाइट लेके चल रहा हूँ। तो इस 3 मीटर का इस स्टोरी का एक अलग मेजरमेंट किया जाएगा और इस 3 स्टोरी का जो है वो अलग मेजरमेंट जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म्स लिखी हुई है जो कि रिपेयरिंग वर्क से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी सरफेस पे प्लास्टर का रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं और किसी भी एरिया पे अगर आपने रिपेयरिंग वर्क किया, अगर उसका एरिया जो रिपेयर किया आपने उसका एरिया अगर 2.5 स्क्वायर मीटर से कम है तो वो रिपेयरिंग आइटम के अंदर जाएगा। अगर वो रिपेयरिंग वर्क 2.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अगर चला जाता है तो वो एक नए न्यू आइटम की तरह उसको कंसिडर किया जाएगा और नए आइटम की तरह उसका रेट लिया जाएगा। मान लो ये मेरी वॉल है और इसके ना इस वाले पार्ट पे प्लास्टर जो है वो खराब था, ठीक है, अब पूरा प्लास्टर इस पे हो रखा है लेकिन बीच में ये पार्ट है जिस पार्ट पे हमारा प्लास्टर वर्क खराब था, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस प्लास्टर को रिमूव किया और इस एरिया में जो है एक रिपेयरिंग वर्क कर दिया, मतलब इस एरिया में दोबारा से मैंने प्लास्टर कर दिया। अगर ये मेरा एरिया लेस देन 2.5 मीटर स्क्वायर है तो मेरा ये जो मुझे रेट मिलेगा या मैं कॉन्ट्रैक्टर को जो रेट दूंगा वो रेट दूंगा रिपेयरिंग वर्क के पर्पज से। ठीक है, अगर ये एरिया मेरा ग्रेटर देन है 2.5 स्क्वायर मीटर से तो मैं इसको एक नया मतलब फ्रेश वर्क के अंदर इसको कंसिडर करूंगा और जो फ्रेश आइटम का जो रेट होता है, जो नए वर्क का जो रेट होता है वो मैं कॉन्ट्रैक्टर को पे करूंगा। तो ये यहाँ पे बात की गई है। व्हेन द पैच, ये मेरा क्या हो गया, पैच हो गया, क्योंकि मेरी पूरी वॉल ये है और इसमें से बीच वाले पार्ट पे मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। व्हेन द पैच डज नॉट एक्सीड 2.5 स्क्वायर मीटर इन द एरिया इट शैल बी मेजर अंडर द एप्रोप्रिएट आइटम सब हेड रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो रिपेयरिंग के रेट अलग होते हैं और जो फ्रेश मेरा वर्क होता है उसके रेट अलग होते हैं। तो क्लियरली मेंशन कह रहा है सीपीडब्ल्यूडी, अगर 2.5 स्क्वायर मीटर से नीचे एरिया है तो आप उसको पुराने वर्क में कंसीडर करके रिपेयरिंग वाला रेट दोगे। अगर 2.5 से ज़्यादा वो चला जाता है तो आप उसको नए वर्क में कंसीडर करोगे और नए आइटम का जो रेट होगा वो रेट आप उसको पे करोगे। इसके अलावा यहाँ पे डिडक्शंस की बात की गई है। तो सबसे पहले अगर आपकी कोई भी वॉल है उस पर 0.5 स्क्वायर मीटर तक की कोई भी ओपनिंग आ रही है, मान लो आप किसी वॉल पे प्लास्टर कर रहे हो, उस पर कोई डोर है, कोई विंडो है, कोई भी ओपनिंग है, उसका एरिया अगर 2.5 स्क्वायर मीटर तक है, ठीक है, या उससे कम है, तो हमें वो एरिया माइनस नहीं करना है, हमें पूरी वॉल का प्लास्टर जो है कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर मेरा एरिया जो है वो 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक है, 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक, कितना, 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक का एरिया है, तो उस केस में यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कंडीशन है कि व्हेन बोथ फेस ऑफ द वॉल आर प्लास्टर विद सेम प्लास्टर, मेरी ये वॉल है, इसके इस फेस पे भी प्लास्टर किया, इसके इस फेस पे भी प्लास्टर किया है और दोनों मेरे जो प्लास्टर हैं वो सेम टाइप ऑफ प्लास्टर हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिडक्शन विल शैल बी मेड फॉर द वन फेस ओनली, मतलब
मान लो मेरी ये वॉल है, इस वॉल का एक साइड का जो एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों साइड का एरिया कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। और मेरी ओपनिंग सपोज करो यहाँ पे आ रही है 1 मीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ वन साइड की ओपनिंग माइनस करूंगा, मतलब सिर्फ मैं 1 मीटर स्क्वायर ही यहाँ पे माइनस करूंगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन द बोथ फेस प्लास्टर्ड विद द सेम प्लास्टर, तो डिडक्शन शैल बी मेड ओनली फॉर वन फेस ओनली, तो एक साइड का ही मैं ओपनिंग का माइनस करूंगा, दूसरी साइड का नहीं करूंगा। कायदे से तो क्या होना चाहिए, ओपनिंग थी तो ओपनिंग आपकी दोनों साइड थी, तो टोटल 2 मीटर स्क्वायर एरिया आपका माइनस होना चाहिए, लेकिन एज पर सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन सिर्फ हमारा यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया ही जो है वो क्या होगा, यहाँ पे डिडक्ट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है व्हेन टू फेस ऑफ द वॉल और प्लास्टर्ड विद द, अगर दोनों फेस मेरे प्लास्टर्ड तो हैं लेकिन डिफरेंट प्लास्टर फेस है, मतलब एक साइड पे मान लो मैंने यहाँ पे 12 mm का प्लास्टर किया है, एक फेस पे मैंने 15 mm का प्लास्टर किया है, या एक साइड पे मैंने प्लास्टर किया और दूसरी साइड मैंने प्लास्टर ही नहीं किया है, तो यहाँ पे बेसिकली ये चेक किया जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ये चेक किया जाएगा कि हमारी जो विड्थ ऑफ द रेवल्स है, मतलब मान लो ये मेरी वॉल है, ये मेरी क्या है वॉल है, और वॉल के सेंटर पे मेरी चौखट फिक्स है। ठीक है, तो इधर भी मेरी रेवल्स की विड्थ और इधर भी मेरी रेवल्स की विड्थ क्या है, सेम है। क्लियर। अगर एक कंडीशन मेरी क्या हो सकती है, ये मेरी वॉल है, इस वॉल के आउटर फेस पे मैंने यहाँ पे चौखट फिक्स कर दिया और इस साइड पे चौखट फिक्स नहीं किया, तो यहाँ पे देखो इस साइड पे मेरे विड्थ ऑफ द रेवल 0 है, लेकिन इस साइड पे मेरी मैक्सिमम विड्थ है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जिस साइड पे आपकी विड्थ ऑफ द रेवल्स ज्यादा होगी, ठीक है, उस साइड आप डिडक्शन नहीं करोगे, जिस साइड आपकी विड्थ ऑफ द रेवल्स कम होगी उस साइड आप माइनस करोगे। और अगर आपकी विंडो जो है वो सेंटर में फिक्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 50% इधर से माइनस करेंगे और 50% जो है इधर से माइनस करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ कि व्हेन द विड्थ ऑफ द रेवल्स ऑन द बोथ फेसेस वॉल्स आर इक्वल, डिडक्शन 50% ऑफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग ऑन द ईच फेसेस। तो मेरी अगर 1 स्क्वायर मीटर की ओपनिंग थी तो मैं इस फेस से भी 0.5 स्क्वायर मीटर माइनस करूंगा और इस फेस से भी 0.5 मीटर स्क्वायर माइनस करूंगा, जो मेरा टोटल प्लास्टर का एरिया आएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर आपकी कोई भी ओपनिंग है, अगर आपकी कोई भी चौखट है, अगर उसकी थिकनेस वॉल की थिकनेस के बराबर है, मान लो आपने हाफ ब्रिक वॉल किया, ये मेरा हाफ ब्रिक वॉल है और मेरी ये हमारी मान लो 6 इंच की है और 6 इंच की चौड़ी ही मैंने यहाँ पे चौखट फिक्स किया है इसमें, तो इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा एरिया जो है वो कवर कर लिया, पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या कर लिया, यहाँ पे कवर कर लिया मेरी वॉल का। तो इस केस में मैं दोनों साइड से प्लास्टर का 100% डिडक्शन करूंगा, मतलब मैं यहाँ से भी 1 स्क्वायर मीटर करूंगा, बाहर वाले एरिया का भी, और अंदर वाले एरिया में से भी टोटल 1 स्क्वायर मीटर माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपनिंग 1 स्क्वायर मीटर कंसिडर की है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट है कि अगर मेरी ओपनिंग जो है 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में मैं दोनों साइड का जो प्लास्टर है वो डिडक्ट करूंगा 100% जितनी भी मेरी ओपनिंग है। मान लो मेरी ओपनिंग 2 स्क्वायर मीटर है, तो मैं बाहर साइड भी 2 स्क्वायर मीटर माइनस करूंगा और अंदर वाले प्लास्टर में से भी 2 स्क्वायर मीटर जो है मैं माइनस करूंगा। आई होप आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा, इसलिए आप इसको डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो आप जाना हमारे चैनल पे विजिट करना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके आप देखना 5 डे 5 स्किल के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसके अंदर विजिट करना। IS 1200 जो है की वीडियो उसके अंदर आपको मिलेगी, उसमें जाना, उसमें प्लास्टर का मेजरमेंट जो है डिटेल में समझाया। तो ये था हमारा यहाँ पे मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा प्लास्टर वर्क का पार्ट था, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही होगी, सीमेंट प्लास्टर विद ए फ्लोटिंग कोट ऑफ नीट सीमेंट। जनरली क्या होता है कि कई बार हम लोग सीमेंट प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर के ऊपर जो है ना एक सीमेंट का पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है सीमेंट पनिंग। क्लियर, जैसे हम लोग पीओपी पनिंग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ऐसे हम लोग जो है सीमेंट प्लास्टर के ऊपर जो है हमारा जो नीट सीमेंट होता है उसको हम वाटर के अंदर घोलते हैं, उसके बाद उसकी जो सैलरी बनती है उसको प्लास्टर के ऊपर डालते हैं और उसके बाद उसको प्लेन कर देते हैं। जनरली ये कई बार जो है जो हमारे आउटर सरफेसेस होते हैं वहां पे किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो बाउंड्री वॉल्स वगैरह होती हैं उस पर कुछ हाइट तक हम लोग कर देते हैं। जनरली जहाँ पे सीलन वगैरह आने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं, जैसे वाटर टैंक वगैरह हो गया, तो ऐसी जगह पे हम लोग जो है सीमेंट की पनिंग जो है वो करते हैं। क्लियर, यहाँ पे प्लास्टर की जो है आइटम लिखा हुआ है कि 12 mm, 15 mm, 20 mm, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है ऊपर की तरफ जो है देख चुके हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है जो कि आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा
अगर आप जो है क्वांटिटी एस्टिमेशन कर रहे हो वहाँ पे भी आपके काम आएगा, साइट पे वर्क एग्जीक्यूट करा रहे हो तो वहाँ पे भी काम आएगा। तो जो हम सीमेंट की पनिंग हम अपने प्लास्टर सरफेस पे कर रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कम से कम 1 केजी सीमेंट, 1 केजी सीमेंट हमें यूज़ करना है 1 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर। मान लो मेरी कोई वॉल है और जिसका जो लेंथ और हाइट है 3 मीटर बाय 3 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हुआ, इसका एरिया हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका जो एरिया हो गया वो 9 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो 9 स्क्वायर मीटर यहाँ पे मेरा टोटल एरिया। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी क्या कह रहा है कि मुझे अगर इस टोटल वॉल के ऊपर सीमेंट की पनिंग करनी है तो मुझे कम से कम कितना सीमेंट यूज करना चाहिए, मुझे 1 केजी सीमेंट यूज करना चाहिए पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया मेरा कितना है 9 स्क्वायर मीटर, और उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 से क्यों, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में मुझे 1 केजी सीमेंट यूज करना है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितनी आ जाएगी जो मुझे यहाँ पे सीमेंट की पनिंग करनी है वो 9 केजी। तो अगर मैं 3 मीटर बाय 3 मीटर की किसी वॉल पे सीमेंट की पनिंग कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 9 केजी सीमेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे कम सीमेंट यूज हो रहा है तो इसका मतलब वर्क आपकी एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई, बहुत ही छोटी सा टॉपिक था, आपको जो है इसको चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बार गूगल पे भी आपको दिखा देता हूँ, और सीमेंट पनिंग, ठीक है, सीमेंट पनिंग कुछ इमेजेस वगैरह अगर मिलेगी तो जनरली आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बेसिकली जैसे ये प्लास्टर अगर आप देख रहे हो ना तो इसके ऊपर पनिंग हो चुकी है सीमेंट की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो सीमेंट का पेस्ट इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जनरली ये वाटर टैंक वगैरह के अंदर किया जाता है। इसके अलावा जो है किसके ऊपर किया जाता है, जहाँ पे आउटर सरफेसेस होते हैं, जो हमारे आउटर वॉल्स वगैरह होती हैं उस पर हम लोग करते हैं। कई बार जो है बाउंड्री वॉल्स पे भी कुछ मीटर हाइट तक हम लोग जो है इसको करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आता है 2 कोट प्लास्टर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर एक सिविल इंजीनियर के लिए जो कि साइट पे वर्क एग्जीक्यूट करा रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे प्लास्टर की थिकनेस ना वो इंक्रीज हो जाती है। कई बार हम क्या होता है, कोई रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी थिकनेस ज़्यादा आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसका आउटर प्लास्टर अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ पोर्शन पे कई बार ऐसा होता है कि हमारी थिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आ जाती है। तो उस केसेस के अंदर क्या होता है कि आपको वहाँ पे 2 कोट प्लास्टर करना है। अगर आपका 15 तक अगर आप प्लास्टर कर रहे हो, ठीक है, तो ये सिंगल कोट तक आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे ऊपर अगर आप प्लास्टर कर रहे हो, आप मान लो 18 का प्लास्टर कर रहे हो, आप 20 का प्लास्टर अगर आप कर रहे हो, तो ये कभी भी जो है सिंगल कोट के अंदर नहीं किया जाता, क्योंकि प्लास्टर क्या होता है कि वो मतलब लूज होता है। उसके बाद जब हम इतनी थिकनेस उसकी दीवार पे पेस्ट करते हैं तो अपनी सेल्फ वेट ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आ सकता है और हमारा प्लास्टर का सरफेस जो है वो ऐसे 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 इस तरीके की फॉर्मेशन बना सकता है, या फिर जो है वो पूरा कंप्लीटली ही जो है नीचे गिर सकता है। उसके साथ ग्रिप नहीं बनेगी, वो क्या करेगा, सेट होने से पहले पहले ही जो है वहां से दीवार से नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए डबल कोट प्लास्टर किया जाता है। मान लो मुझे 18 का प्लास्टर करना है, तो 18 का प्लास्टर करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट कोट करूंगा 12 का, और उसके बाद में लास्ट फिनिशिंग कोट करूंगा मैं 6 का। तो ये टोटल मेरा यहाँ पे जो है 18 हो जाएगा। सेम चीज मुझे 12 करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है 12 का एक अलग प्लास्टर करूंगा, लास्ट में 8 का जो है वो अलग प्लास्टर जो है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इस तरीके से, या फिर आपके जो स्पेसिफिकेशंस है या ड्राइंग्स है जो मेंशन है उसके तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको 18 का प्लास्टर करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 12 का प्लास्टर करना है, और उसके बाद फिर आपको 6 का फिनिश प्लास्टर करना है उसके ऊपर। 12 का आपको रफ प्लास्टर करना है। ये चीज ध्यान रखना, जब आप 2 लेयर्स के अंदर कर रहे हो तो जो फर्स्ट लेयर्स होती है, जो हमारी 12 की लेयर हम लोग करेंगे, उसका सरफेस हमें फिनिश नहीं करना है, उसका सरफेस हमें रफ रखना है, ठीक है। तो हमारा उसका जब सरफेस रफ रहेगा विद इन 48 आवर्स, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट प्लास्टर करने के 48 आवर्स के अंदर अंदर हमें उसके ऊपर सेकंड प्लास्टर भी हमें उसके अंदर कर देना है। तो यहाँ पे देखो 12 हमारा फर्स्ट कोट रहेगा और 6 की हमारी यहाँ पे जो है फिनिशिंग यहाँ पे रहेगी। क्लियर। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि उसके ड्राई नहीं रखना है, सरफेस को वेट रखना है। वेट जो है ड्राई होने से पहले पहले ही हमें उसको वर्क एग्जीक्यूट जो है वो कर लेना है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 6 mm कॉन्क्रीट प्लास्टर ऑन द कॉन्क्रीट या रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क्स।
जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग सीलिंग का प्लास्टर कर रहे होते हैं या हमारा कंक्रीट का कोई सरफेस है तो उस पे हम कम थिकनेस का प्लास्टर करते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम थिकनेस दी है वो 6 mm की थिकनेस यहाँ पे दी है अगर हम किसी भी कंक्रीट के सरफेस पे प्लास्टर कर रहे हैं। तो उसकी यहाँ पे जो है कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। तो देखो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है ना वो फिनिश होता है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस होते हैं ऐसे कि हमारा जो कंक्रीट का सरफेस है वो आपको रफ मिलेगा। मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको जो कंक्रीट का सरफेस रहेगा वो फिनिश मिलेगा अगर आपका वर्क जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है। रफ आपको कब मिलेगा? रफ आपको मिलेगा कि हनी कॉम्बिंग थी, सरफेस डैमेज था, जो है इस तरह की कंडीशंस थी, अंडुलेशंस थे काफ़ी सारे। तो जब अगर आपका वर्क कंक्रीट का वर्क प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तभी वो आपको जो है उसमें अनफिनिश आपको मिलेगा। अदरवाइज कंक्रीट के सरफेस मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको फिनिश सरफेस मिलेगा। अब मैं अगर डायरेक्ट उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करूंगा तो मेरे कंक्रीट के सरफेस और प्लास्टर के बीच में ग्रिप नहीं बनेगी, बॉन्डिंग नहीं बनने वाली है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि फ्यूचर में मेरा प्लास्टर जो है वो नीचे गिर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि हमें उसको रफ करना होता है। और रफ की यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है कि मान लो ये मेरा कंक्रीट का सरफेस है, मैं इस पे इस तरीके से रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन से या फिर हिल्टी मशीन से। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमारा ये जो स्पेसिंग है ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अगर मैंने एक यहाँ पे कोई मार्क बनाया, उससे अगर मैं दूसरा कोई मार्क बना रहा हूँ सरफेस को रफ करने के लिए, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये मेरी 50 mm होनी चाहिए। 50 mm से ज़्यादा मेरी डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। 50 mm से कम ही कम जो है मेरी डिस्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा मैं ये जो मार्कर बना रहा हूँ, जो मैं रफ करने के लिए इसको मार्कर कर रहा हूँ, ये जो है 3 mm तक डीप जो है कम से कम होना चाहिए। 3 mm डीप जो है कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जिसको टकाई भी बोलते हैं कि टकाई कर दे, इस पे सरफेस को फिनिश कर दे। छीनी हथौड़े से भी हम इसको करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन होती है उससे भी करते हैं, और इसकी अलग से एक हिल्टी टाइप मशीन भी आती है, उसमें कम वाइब्रेशंस होते हैं, वो भी इसका यूज़ किया जाता है। अलग अलग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 55 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब कम से कम मैक्सिमम स्पेसिंग होनी चाहिए, और 3 सेंटीमीटर की उसकी जो है, और 3 mm की सॉरी उसकी जो है डेप्थ होनी चाहिए। इसके अलावा सरफेस पे कोई भी ऑयल या फिर ग्रीस जो है वो नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी प्लास्टर वाले पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे बताया था। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताई है, अभी इससे पहले पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लास्टर का ही स्टार्टिंग में, वहाँ पे हमें लेवल मार्क जो है, जो मैंने बुल पैड जो बताया था आपको, वहाँ पे 150 mm बाई 150 mm का बताया था, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर का था। लेकिन कॉन्क्रीट के केस में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 1.5 मीटर यहाँ पे रखना है, ठीक है। ऊपर अगर इसी वीडियो को थोड़ा स्टार्टिंग में जाके देखोगे तो बताया था कि अगर आप कोई भी वॉल है उस पर अगर आप प्लास्टर कर रहे हो तो आपको ना बुल पैड मार्क करने पड़ते हैं लेवल के लिए, ताकि आपका प्लास्टर जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस और यूनिफॉर्म सरफेस आपका फिनिश रहे। तो वहाँ पे क्या था कि 150 आपको करने थे, लेकिन आप मैक्सिमम इंटरवल 2 मीटर का रख सकते थे एक बुल पैड से दूसरे बुल पैड पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंक्रीट के सरफेस पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो डिस्टेंस रखनी है वो 1.5 मीटर रखनी है। कितनी? 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एवरेज थिकनेस जो है वो 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लास्टर हमेशा मेजर किया जाता है, वो एवरेज थिकनेस जो है वो कंसिडर की जाती है, क्योंकि सरफेस पे जब हम प्लास्टर वर्क करते हैं तो कभी भी यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं रहती है। किसी पोर्शन पे ज़्यादा थिकनेस आएगी, किसी पोर्शन पे कम आएगी। तो ओवरऑल हमारी एवरेज थिकनेस जो है वो 6 mm जो है वो होनी चाहिए। मेजरमेंट अगर आप देखोगे तो सेम होता है, जैसे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरमेंट का पार्ट, स्क्वायर मीटर के अंदर हमें मेजरमेंट करना। और यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है। जनरली जब हम बिल बनाते हैं तो हम लोग ना ये बात करते हैं कि सर मान लो मेरी कोई वैल्यू आई 14.329687, तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक मुझे वैल्यू जो है वो लेनी है। तो एज पर CPWD 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो वैल्यूज जो है वो ली जाती है। तो अगर मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक जाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 14.33, क्योंकि बाद की जो वैल्यू है वो कितनी है 2968। तो अगर आप एक्सेल के अंदर काम करोगे, राउंड फॉर्मूला का यूज करोगे, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी? 14.33, ठीक है। तो हमें हमेशा एज पर CPWD स्पेसिफिकेशन 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो हमें काम करना है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई सीलिंग प्लास्टर कर रहे हैं और सीलिंग की हाइट आपकी 5 मीटर से अबो है, तो वो अलग आइटम के अंदर जाएगा और आपको उसका जो पेमेंट होगा वो भी अलग से पे किया जाएगा। होता क्या है, जैसे 3 मीटर हाइट है, 5 मीटर से अगर कम हाइट है तो जनरल रेट आपको मिलेगा। ये क्या हो गया? थोड़ी सी अननेचुरल कंडीशन हो गई, क्योंकि हाइट हमारी यहाँ पे ज़्यादा आ गई। तो जब हाइट ज़्यादा आएगी तो उस केस में कई सारे रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे,
वर्क थोड़ा स्लो होएगा। अगर आप खुद से कोशिश देखो, आप किसी हाइट पे खड़े हो, काफ़ी ऊँचाई पे और काम कर रहे हो, और एक आप ग्राउंड सरफेस पे आप खड़े हो, तो डिफरेंस आप खुद आपकी वर्क एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। प्लस आपको जो मटेरियल ऊपर लेके जाना है, वो आपकी कॉस्टिंग जो है बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी लेबर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड सरफेस। तो क्या आपको रेट अलग नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सीपीडब्ल्यूडी यही बोलती है कि अगर 5 मीटर से ऊपर अगर आपकी हाइट हो रही है, तो वो नॉर्मल जो है रेट आपको नहीं मिलेगा, उसका अलग से पेमेंट जो है वो आपको किया जाएगा। सो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे पढ़ लेना। बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे दिखेगी। डिडक्शंस जो है वो कोई भी, अगर आप सीलिंग प्लास्टर कर रहे हो तो 0.5 स्क्वायर मीटर तक का अगर कोई डिडक्शंस है, तो वो आपको नहीं माइनस करना है। 0.5 से ऊपर है तो उसका डिडक्शंस जो है वो यहाँ पे करना है। बाकी 6 mm प्लास्टर है, स्लैब की जो बेरिंग्स होती हैं आप इसको पढ़ लेना, बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे नीट पनिंग सीमेंट का टॉपिक फिर से आ गया, तो सेम ऊपर जो हम लोगों ने बताया था वो आप उसको डिस्कस कर लेना। इसके बाद आगे की चीज़ें इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ प्लास्टर, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टर्स होते हैं, एलिवेशन टाइप प्लास्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है रफ कास्ट प्लास्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे एक बार दिखा देता हूँ आपको। आज के टाइम में इस टाइप के प्लास्टर बहुत ही कम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह पे यहाँ पे देखो इस तरह के जो प्लास्टर होते हैं, इनको रफ कास्ट प्लास्टर बेसिकली जो है बोला जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली 2 लेयर में प्लास्टर किया जाता है। एक आपकी फर्स्ट लेयर होती है जो बेस लेयर की तरह काम करती है, और ऊपर एक लेयर आती है जो आपकी फिनिश लेयर की तरह काम करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बेस लेयर में जो हमारा मटेरियल कंपोजिशन होता है वो सेम एज नॉर्मल प्लास्टर होता है, लेकिन जो बाहर वाली जो फिनिश लेयर होती है उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो उसकी जो ग्रेडिंग है वो चेंज हो जाती है। वो ग्रेडिंग कैसे डिपेंड करती है कि आपको ये किस टाइप का जो है बाहर में डिजाइन जो है वो आपको बनाना है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी ग्रेडिंग जो है जो मटेरियल है उसकी चेंज हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो रफ कास्ट फिनिशिंग, जो हमें रफ कास्ट फिनिशिंग करनी है वो सैंड एंड ग्रेवल्स को मिक्स करके करनी है, ठीक है। मतलब सैंड भी यूज करना है और ग्रेवल भी यूज करने हैं। ग्रेवल का जो साइज है वो क्या रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो है प्लास्टर जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो डिजाइन बन के आता है, आर्किटेक्ट जो बनाते हैं उसमें सारी चीजें जो है वो मेंशन यहाँ पे रहती है। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जनरली जो है द प्लास्टर बेस ओवर विच रफ कास्ट फिनिश इज टू बी अप्लाइड शेल बी कंसिस्ट ऑफ 2 कोट लेयर 12 mm थिक एंड द टॉप लेयर इज द 10 mm, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 लेयर हो रही है, 22 mm टोटल हमारी थिकनेस आएगी, जिसमें 12 mm की हमारी जो है वो बेस लेयर रहेगी और उसके ऊपर 10 mm की हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, फिनिश लेयर रहेगी, ठीक है। 12 mm की जो है हमारी यहाँ पे रहेगी, तो 12 mm हमारा जो है जो हम ऑलरेडी जो हम प्लास्टर वर्क करते हैं ऊपर जो सारी चीजें देखें उसके अकॉर्डिंग प्लास्टर करना है। इसके बाद टॉप लेयर के अंदर देखो हमें यहाँ पे 1:3 मोर्टार, मतलब रिच मोर्टार। रिच मोर्टार का मतलब क्या होता है, कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है। रिच मोर्टार का मतलब ये होता है जिसमें सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो। जैसे मान लो 1:1, 1:2, 1:3, ये सब रिच मोर्टार होते हैं क्योंकि इनके अंदर सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इससे ऊपर के जो आप जाओगे तो उसमें सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो आपकी कम होती चली जाएगी क्योंकि सैंड की क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे देखो रिच मोर्टार होना चाहिए, और ये फाइन सैंड लिखा हुआ है। और या फिर इसके अलावा जो है इसके अंदर हम लोग जो है ग्रेवल्स भी जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रेवल्स की बात की गई है जो कि 12 mm तक का मैक्सिमम साइज, 12.50 mm तक का मैक्सिमम साइज हम लोग यूज कर सकते हैं, जो ग्रेवल्स हम लोग उसके अंदर यूज करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कुछ प्लास्टर होंगे जिसमें ग्रेवल्स यूज किए होंगे। यहाँ पे देखो ये इस प्लास्टर को ध्यान से देखो, इसके अंदर जो है कलरफुल जो ग्रेवल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, वो इसके अंदर मिक्स किए गए हैं, ठीक है। इस तरह के जो प्लास्टर हैं जनरली आज भी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आज भी इस तरह के प्लास्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। प्राइवेट बिल्डिंग्स में आपको इस तरह के प्लास्टर्स जो हैं वो बहुत ही कम जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे देखो छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं, क्लियर। और ये इसके अंदर जो है कुछ सैंड भी मिक्स किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट, कई बार वाइट सीमेंट भी मिक्स किया जाता है, या फिर केमिकल भी मार्केट के अंदर इस तरीके से आते हैं कि आपको सीमेंट यूज ही नहीं करना है, डायरेक्ट आपको उसमें केमिकल मिक्स करना है और उसको आप जो है अप्लाई कर देना है। इसके अलावा सेकेंड टाइप यहाँ पे देखो पेबल डैश फिनिशिंग, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे गूगल पे दिखा देता हूँ, पेबल डैश प्लास्टर, ठीक है। तो ये इस टाइप का प्लास्टर देखो यहाँ पे, ये हमारा
इसके अंदर इस तरह के जो हमारी एग्रीगेट्स होती हैं, ये एग्रीगेट्स जो है वो मिक्स की जाती हैं और उसके बाद टॉप लेयर पे लाके इनको पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो स्टोन ग्रेड हमें यूज़ करना है 12.5 टू 6.3 mm। ठीक है, सो हमारे एग्रीगेट का साइज क्या रहेगा 12.5 टू 6.3 mm। ये हमें यहाँ पे जो है बेसिकली इसके अंदर जो है यूज़ करना है। प्लेन बैंड ऑफ सीमेंट मोटार्स, ये हमारे जो भी बैंड वगैरह हम लोग बनाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सो ये सब आप पढ़ सकते हो, इसके लिए जो है इतनी कोई खास यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा मोल्डेड बैंड अगर आप बना रहे हो कोई भी प्लास्टर वर्क के अंदर, उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। सीमेंट मोर्टार का जो है यहाँ पे सीमेंट वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, यहाँ पे देखो वाटर प्रूफिंग का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो है वो दिया हुआ है। वाटर प्रूफिंग एक बिल्कुल सेपरेट और काफ़ी वास्ट टॉपिक है, उसको हम जो है आने वाले टाइप के अंदर जो है मतलब आने वाली वीडियोस के अंदर जो है उसको डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा पॉइंटिंग वर्क होता है। जनरली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी मेरी वॉल होती है उसको कंप्लीट उस पर प्लास्टर ना करके उसके सिर्फ जो जॉइंट्स होते हैं ना उन्हीं को रिपेयर किया हुआ होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग प्लास्टर उसको बोला जाता है। इस टाइप से यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो सिर्फ ये जो जॉइंट्स है ना इन्हीं को यहाँ पे जो है बेसिकली रिपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये जॉइंट्स को ही जो है रिपेयर किया जा रहा है। तो ये कई बार एलिवेशन, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो सरफेस हमारा इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता या तो वहाँ पे हम लोग उसको करते हैं, या फिर ये जो है एलिवेशन का एक तरीके से पार्ट भी होता है। डिजाइनिंग में भी इसको छोटा मोटा पार्ट जो है वो किया जाता है। यहाँ पे देखो जो इसके जॉइंट्स हैं वो उनको देखो कितने अच्छे से जो है यहाँ पे पैक किया गया है, रिपेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये देखो इसके जॉइंट्स को देखो कितने अच्छे से पैक किया गया। तो ये सब पॉइंटिंग वर्क के अंदर आता है। कंप्लीट दीवार पे प्लास्टर ना करके हम सिर्फ जो जॉइंट्स हैं उन्हीं पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंटिंग अलग अलग टाइप की जो है वो पॉइंटिंग होती है। एक होती है कि हमने यहाँ पे देखो आगे की तरफ निकाल दिया इस तरीके से, किसी के अंदर हम लोग ने यहाँ पे अंदर इसको छोड़ दिया इस तरीके से। सो ये ना अलग अलग टाइप की यहाँ पे होती है। देखो इसको बोलते हैं रैक, जो यहाँ पे इस साइड से अंदर की साइड ऐसे छोड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे वी जॉइंट बनाया, ऐसे देखो यहाँ पे वी जॉइंट बना हुआ है, मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको वी जॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो थंब बना, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। ये क्या होता है, टूल होता है। उस टूल को हम ऐसे जब हम ब्रिक वर्क कर लेते हैं और मोर्टार हमारा ग्रीन ही रहता है, मतलब सेट नहीं हुआ रहता है, उसके बाद हम उसको जॉइंट्स पे लेके जाते हैं उस टूल्स को और ऐसे खींचते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे उसी शेप में जो है वो हमारी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसको स्ट्रिपेड बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो इसको बेडेड बोला गया है, मतलब ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का पॉइंटिंग वर्क होता है। कई बार जो है पॉइंटिंग वर्क हमारा इस तरीके से भी कर दिया जाता है, मतलब ऐसे, इस टाइप से, मतलब ऐसे बिल्कुल 90 ना करके थोड़ा सा ऐसे जो है ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंटिंग वर्क के अंदर आता है। जनरली जो आप किसी भी ओल्ड टाइप बिल्डिंग पे जाना जो अंग्रेजों के टाइम पे बनी होगी, क्योंकि पहले उस टाइम पे प्लास्टर वर्क नहीं होता था, मोस्टली जो है वो पॉइंटिंग वर्क ही होता था। आज के टाइम पे ये होता है लेकिन थोड़ा बहुत एलिवेशन वगैरह वर्क जो होता है उसी में ही ये किया जाता है, जनरली वैसे नहीं किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा पार्ट था, इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा जो बेसिकली पेंटिंग वर्क वाला जो वर्क है उसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है हमारा वाइट वॉशिंग से रिलेटेड, या फिर जिसको हम लोग कलर वॉशिंग भी बोलते हैं। तो प्लास्टर वाला जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिनिशिंग के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा आता है वाइट वॉशिंग। तो जनरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वाइट वॉशिंग हम क्यों कराते हैं या वाइट वॉशिंग कराने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली 2 मेजर रिक्वायरमेंट होती है जिनकी वजह से हम लोग जो है किसी भी प्रोजेक्ट पे अपना वाइट वॉशिंग जो है वो करते हैं। सबसे पहला जो पर्पज होता है वो होता है प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन मतलब जो भी हमारा सरफेस है, प्लास्टर सरफेस है, चाहे हमारा ब्रिक वर्क का सरफेस है, उस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वाइट वॉशिंग करते हैं। दूसरा हमारा जो पर्पज होता है वो होता है देखने में अच्छा लगे, मतलब कि कोई भी अगर वॉल है, एक वॉल आपके सामने जिसपे सिर्फ प्लास्टर किया हुआ है और एक वॉल है जिसपे हमने पेंट किया हुआ है, तो जो जिसपे पेंट हम लोगों ने किया है वो वॉल देखने में काफ़ी अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू जिस वॉल पे हमारा कोई भी पेंटिंग वर्क नहीं हुआ है। तो ये 2 रीजन होते हैं, फर्स्ट प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा जो है उसकी विजिबिलिटी के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये 2 पर्पज होते हैं। अब
जब हम वॉशिंग की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो तरीका था वो था व्हाइट वॉशिंग, जो कि जनरली हम लोग जो है लाइम से करते थे। तो लाइम आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे एज ए मोर्टार बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट की जगह पे इसको यूज किया जाता था। आज के टाइम पे इसको नहीं यूज किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग के अंदर इसको आज भी जो है वो यूज किया जाता है, और जितने भी जो पेंटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर आज भी लाइम जो है एक मटेरियल की तरह जो है वो यूज किया जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाइट वॉशिंग के अंदर लाइम है, ये कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं कि स्कैप फोल्डिंग वगैरह के बारे में बात की गई है, जो कि पहले भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सरफेस के बारे में बात की गई है, तो जो प्लास्टर के लिए कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पे होती है कि सरफेस वेट नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग किसी भी सरफेस में व्हाइट वॉशिंग या फिर पेंटिंग वगैरह करें तो वो वेट नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। कोई भी लूज मटेरियल उस पर नहीं होना चाहिए। सरफेस पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को जो है वो पता होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ द लाइम वॉश। तो जनरली क्या होता है, लाइम एक नेचुरल प्रोडक्ट है, मतलब हम उसको जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से। वो हमें मिलता है स्टोन की फॉर्म में, ठीक है, लाइम स्टोन आपने सुना होगा। अब उसको क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद में क्या होता है कि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके अगर याद होगा तो हम लाइम के ऊपर वाटर डालते थे, फिर हीट निकलती थी, हम उसको कुछ टाइम के लिए रख देते थे, तो फिर वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। उसके बाद में हम उसको जो है छानते थे कपड़ा लेके या फिर छलनी की हेल्प से। उसके बाद में जो भी कोर्स मटेरियल होता था या फिर जो इम्प्योरिटीज होती थी वो अलग हो जाती थी, और एक प्योर लाइम जो है पाउडर फॉर्म में हमें मिल जाता था। उस पाउडर के अंदर हम लोग वाटर मिक्स करते थे, और वाटर मिक्स करने के बाद के उसके अंदर हम गम भी मिलाते थे, ताकि वो जो है बाद में जब हम बरसात वगैरह या फिर वाटर के कांटेक्ट में आए तो वो सरफेस से ना उतरे। इसके अलावा अगर हमें कलर वॉशिंग करनी होती थी तो उसमें कलर ऐड करते थे, और अगर हमें उसको सिर्फ और वाइट वॉशिंग ही करनी होती थी तो हम उसमें नील जो होता है, ब्लू कलर का जो रंग होता है, वो हम उसके अंदर ऐड करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे बेसिकली जो है वो बताई गई है कि सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखो नेरल और देहरादून क्वालिटी, ये बस बेसिकली लोकेशन को बता रहा है कि जिस लोकेशन से हम लोग लाइमस्टोन लेके आएंगे, हम उसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करने के बाद उसको 24 आवर्स के लिए उसको रख देंगे। उसके बाद हम उसको छानेंगे, ठीक है, यहाँ पे 24 आवर्स के लिए हम उसको अलाउ करेंगे। उसके बाद हम उसको जो है क्लीन क्लॉथ से जो है उसको हम लोग छानेंगे उसको, ताकि जितने भी कोर्स मटेरियल है वो निकल जाए, फाइन मटेरियल हमारे पास में मिल जाए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ गम जो है वो हमें उसके अंदर मिलाना है। हॉट वाटर में मिक्स करके हमें उसको मिलाना है, और कितना मिलाना है, 10 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर हमें 40 ग्राम जो है वो गम उसके अंदर ऐड करना है। और वाटर जो हमें ऐड करना है वो 5 लीटर, 1 kg लाइम के अंदर 5 लीटर वाटर जो है हम उसके अंदर ऐड करना है। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हमारा मिक्स जो है वो जो पे तैयार हो जाएगा व्हाइट वॉश करने के लिए। फिर हम उसको जो है व्हाइट वॉश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो नील भी यूज़ किया जाता है, जो मैंने बोला था जो ब्लू कलर होता है वो, ये हम 3 ग्राम जो है ऐड करते हैं 1 kg लाइम के अंदर। तो बेसिकली ब्लू कलर क्यों यूज़ किया जाता है, किसी भी व्हाइट कलर को करने से पहले ना उसके अंदर ज़्यादातर केसेस के अंदर ब्लू कलर ऐड किया जाता है। वो उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देता है। आपने देखा होगा कि जब हम व्हाइट कपड़े भी घर में यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम लोग जो है नील का यूज़ करते हैं। तो ये इसका पर्पज़ ये होता है कि वो उसकी ब्राइटनेस को जो है बढ़ा देता है। उसके बाद फिर हम उसको डायरेक्ट सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे देखो मूंज ब्रश जो है इसका बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है। मैं आपको एक बार मूंज ब्रश जो है वो गूगल पे दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में मूंज ब्रश जो है वो किस टाइप का होता है। तो आप में से बहुत सारे इंजीनियर्स ने देखा होगा, जो लगभग मेरी एज के आसपास के होंगे। और यहाँ पे बेसिकली मूंज ब्रश फॉर वाइट वॉशिंग, इसमें इमेज जो है बेसिकली वो दिख नहीं रही है। तो आपके याद होगा बेसिकली जो है वो मूंज ब्रश जो है वो उसके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो आप जाके हार्डवेयर की दुकान पे भी जाके उसको जो है देख सकते हैं। इसके बाद में एक और चीज़ आती है कि हम जब भी वाइट वॉशिंग करते हैं तो जनरली हम लोग वाइट वॉशिंग जो है लेयर्स में करते हैं, मतलब सिंगल कोट, डबल कोट, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उससे ज़्यादा कोट भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमने फर्स्ट कोट किया। जब हमारा फर्स्ट कोट ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही हमें नेक्स्ट कोट जो है वो करना है। कभी भी आपको साइट पे ये काम नहीं कराना है कि आपने फर्स्ट कोट करा दिया और फर्स्ट कोट मेरा ड्राई नहीं हुआ है, वो वेट है, उसके तुरंत बाद ही मैंने सेकंड कोट उस पर स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट कोट ड्राई होने के बाद ही हमें सेकंड कोट जो है उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात की है। प्रोटेक्टिव मेजर्स मतलब जो भी हमारा आइटम है जिस पे हमें वाइट वॉशिंग नहीं करनी है तो हमें उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं वाइट वॉशिंग कर रहा हूँ और मेरा जो
मटेरियल है वो ऐसे मटेरियल के ऊपर जाके गिर गया जो कि मैं जिस पे मैं वाइट वॉशिंग नहीं करना चाहता था, तो वो डैमेज हो सकता था या फिर वो खराब हो सकता है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, फर्नीचर्स हो गया, फ्लोर हो गया, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। मेजरमेंट की अगर बात करें तो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। स्क्वायर मीटर मेरा क्या होता है, एरिया मेजर किया जाता है। तो अगर मेरी मान लो कोई वॉल है, इस वॉल की विड्थ भी 3 मीटर है, उसकी हाइट भी 3 मीटर है, तो मेरा वाइट वॉशिंग का एरिया कितना होगा, 3 × 3, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। और जनरली मैक्सिमम केस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, वाइट वॉशिंग का एरिया अलग से कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये क्वांटिटी ली जाती है सेम एज प्लास्टर। तो जो प्लास्टर हम लोगों ने किया है सेम एज क्वांटिटी ली जाती है। अगर प्लास्टर के अलावा अगर किसी सरफेस पे किया जा रहा है तो फिर वो क्वांटिटी हम अलग से मेजर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि मेजरमेंट ऑफ जैम, सॉफिट्स, फिल्स, ओपनिंग सेल भी डिस्क्राइब एज 13.1.9 नंबर आइटम, जो कि हमारा प्लास्टर वाला आइटम था। इसके अलावा कुछ अनइवन सरफेसेस भी होते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, अगर कोरुगेटेड नॉन एब्स्टोस सीट, सीमेंट की सीट है, तो हम 20% इंक्रीज कर देंगे, और अगर सेमी कोरुगेटेड सीट है तो 10% जो है हम उसको इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, मान लो मेरा टोटल एरिया बैठा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लेन एरिया मेजर करने के लिए, लेकिन हमारी जो सीट होती है वो कैसे होती है, वो इस तरीके से होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसी प्रोफाइल होती है उसकी। तो हम क्या करेंगे, मेरा टोटल प्लान एरिया आ रहा है, मान लो इसकी विड्थ थी 3 मीटर और उसकी लेंथ थी कुछ और, तो हमने मल्टीप्लाई करके प्लान एरिया निकाल लिया। अब हम उस प्लान एरिया को 20% इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा 100 स्क्वायर मीटर आया है, तो इसका 20% हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20, और जो प्लेन एरिया था वो 100 था, और 20% इंक्रीज करेंगे तो 20 इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हमें कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है 120 स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है। अगर 10% इंक्रीज करना है तो हम 10% इंक्रीज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे रिपेयर वर्क हैं और उनका एरिया अगर मेरा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर तक है, तो हम अलग से पेमेंट नहीं करेंगे। अगर उसका एरिया, जो भी हम छोटे मोटे रिपेयरिंग कर रहे हैं, जब सरफेस पे हम वाइट वॉशिंग करने जा रहे हैं, तो अगर उसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस केस के अंदर हमें उसे अलग से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे सतना लाइम वॉशिंग, तो ये भी जो है अलग टाइप का लाइम होता है। जब बेसिकली क्या है कि आपको मैंने बताया कि लाइम एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जिसको हम अलग अलग लोकेशन से माइनिंग करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देहरादून लोकेशन का ऊपर आपको दिखाया था, ये एक नेक्स्ट लोकेशन है सतना लाइम वॉशिंग। तो ये भी सेम उसी तरीके से होता है, इसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू जो ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो ये भी सेम तरीके से होता है जैसे अब ऊपर हम लोगों ने देखा है, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कलर वॉशिंग। तो जनरली कलर वॉशिंग क्या होता है, जब मैं व्हाइट, क्योंकि मेरा जो लाइम होता है उसका नेचुरल कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, लेकिन मुझे मान लो व्हाइट नहीं करना है, मुझे कुछ और कलर करना है, मुझे ग्रीन करना है, मुझे रेड करना है, मुझे कोई और डिफरेंट कलर यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कलर ऐड कर देंगे, और उस कलर, जो भी हम उसके अंदर कलर डालेंगे वो नेचुरली उसी कलर को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो व्हाइट कलर नेचर का होता है। तो कलर वॉशिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कलर ऐड करते हैं। कलर कितना ऐड करना है, जनरली जो भी टाइप का कलर हम, या जिस भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट हम कलर लेके आ रहे हैं, तो उसमें मेंशन रहता है कि कितनी क्वांटिटी में इसको ऐड करना है, उसी क्वांटिटी में हम उसको जो है ऐड करते हैं। या फिर हमें किस तरह का टेक्सचर चाहिए, हमें बहुत डार्क टेक्सचर चाहिए, हमें लाइट टेक्सचर चाहिए, तो डार्क टेक्सचर चाहिए तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में कलर ऐड करते हैं, अगर हमें लाइट टेक्सचर चाहिए तो हम लाइट क्वांटिटी में जो है कलर जो है वो ऐड करते हैं। और कलर वॉशिंग का एक और मैं आपको साइट का प्रैक्टिकल जो है चीज़ बता देता हूँ। कभी भी डायरेक्ट जो है, मान लो मेरे पास में ये वॉल है 3 मीटर बाय 3 मीटर, डायरेक्ट मैं एकदम से कलर लेके आऊंगा, कलर मिक्स करूंगा, और मैं एकदम से 3 मीटर बाय 3 मीटर की जो है वॉल उस पर पेंट नहीं कर दूंगा। हमें सबसे पहले टेक्सचर्स अप्रूव कराना होता है। तो अप्रूव कराने के लिए क्या होता है कि एक छोटा पैच जो है वो लिया जाता है, एक छोटा पैच जो है हमने लिया, उस पैच पे हम कलर करते हैं। कलर करने के बाद में हम टेक्सचर्स देखते हैं कि हाँ टेक्सचर सही है या फिर नहीं है, उसके बाद ही हम जो है फाइनल, हम जो हमारी फुल वॉल है उस पर हम लोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमें जो टेम्पलेट आता है कलर का, उसमें टेम्पलेट देख के हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर हमें सेलेक्ट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक वॉल लेंगे, उस वॉल पे कुछ छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे, 1 फीट बाय 1 फीट के, 2 फीट बाय 2 फीट के, इस तरीके से, और उन पे हम अलग अलग कलर जो है वो पेंट कराएंगे। मान लो इस पे हमने अलग टाइप का कलर कराया, इस पे अलग टाइप का, इस पे अलग टाइप का, इस पे अलग टाइप का, इनमें से जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मान लो मेरा ये वाला अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको फाइनल किया कि अब ये वाला जो कलर है इसको कैंसिल करो, और ये जो कलर है इसको फाइनल करते हैं। अब यही सेम टेक्सचर्स हम इस वॉल पे करेंगे। तो इस तरीके से होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे।
क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, मैं शॉर्ट टर्म में आपको समझा रहा हूँ, आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसका जो एक नहीं होता सारांश जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे जो है बता दिया। इसके अलावा ड्राई डिस्टेम्परिंग, तो कलर जब हम लाइम वॉशिंग करते थे, लाइम वॉशिंग के बाद फिर हमारा मटेरियल मार्केट के अंदर आया जो था डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर एक ऐसा मटेरियल है जो पहले भी यूज़ किया जाता था और आज के टाइम पे भी जो है उसको यूज़ किया जाता था। जिन प्रोजेक्ट्स पे हमें ज़्यादा कोई खास मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है वाइट वॉशिंग में, ठीक है, तो हम वहाँ पे लाइम को रिप्लेस करके उस पर डिस्टेम्पर का यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे भी लोग घरों में अपने डिस्टेम्पर भी कराते हैं, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे पेंट आ गए, एक्रेलिक पेंट है, ऑयल बाउंड है, तो बहुत सारी मल्टीपल वेराइटीज़ पेंट की है। जैसा आपका बजट उसी हिसाब से आपको पेंट जो है वो मार्केट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ड्राई डिस्टेम्पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे आज भी जो है वो यूज़ किया जाता है और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। क्लियर। जैसे हमारी बाउंड्री वॉल होगी तो हम उस पर प्लास्टिक पेंट ना करके हम उस पर क्या कर देंगे, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, तो हम उस पर क्या करेंगे, डिस्टेम्परिंग जो है उस पर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेम्पर की क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो उसके लिए IS जो मेरा IS 427 है, इस पर डिटेल दी गई है, आप जाके इस पर जो है वो पढ़ सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग टाइप का जो डिस्टेम्पर हम लोग परचेस करके लेके आते हैं, उसमें कितना वाटर उसके अंदर ऐड करना है, कितनी देर पहले उसको मिक्स करना है, वो सारी की सारी चीज़ें उस बैग पे मेंशन रहती है। आप जाके उस बैग के हिसाब से जो है वो वहाँ पे उसके अंदर जो है क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस की बात यहाँ पे हो रही है, तो प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस जो मैंने ऊपर बताया था कि सरफेस हमारा ड्राई होना चाहिए, कोई भी लूज मटेरियल उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, सरफेस डैमेज नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सरफेस प्रिपरेशन के अंदर आती हैं, जो कि हमारे यहाँ पे सेम चीज़ जो है वो लिखी गई है। अब देखो डिस्टेम्पर जब हम करते हैं ना, तो डिस्टेम्पर करने से पहले हमें एक प्राइम कोट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब मान लो मेरी कोई प्लास्टर की वॉल है, उस प्लास्टर की वॉल पे मैं डायरेक्ट जाके डिस्टेम्पर नहीं कर सकता, उससे पहले मुझे उस पर एक बेस कोट जो है वो लगाना पड़ेगा। बेस कोट के बाद ही मैं उस पर डिस्टेम्पर जो है वो कर सकता हूँ। तो बेस कोट को बेसिकली बोला जाता है प्राइम कोट। ठीक है। तो जनरली जैसे अगर आपके बजट कम है तो आप जो है प्राइम कोट के लिए जो है वाइट वॉशिंग, जो हमारी लाइम वाली वाइट वॉशिंग थी, उसको हम लोग यूज़ कर सकते थे। पहले के टाइम पे अगर आपके ध्यान हो आपके घर वगैरह पे, तो हम लोग क्या करते थे, मेरी फ्रेश वॉल है, उस फ्रेश वॉल पे मैं वाइट वॉशिंग करता था लाइम को यूज़ करके, उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर डिस्टेम्पर से कलर वॉशिंग करता था। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा डिस्टेम्पर का प्राइमर जो होता है वो भी अलग से मार्केट के अंदर आता है, तो आप उसको भी परचेज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हार्डवेयर वाली शॉप पे जाना, या उस शॉप पे जाना जहाँ पे पेंटिंग वगैरह का मटेरियल सेल होता है, तो आप जाके उनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई मुझे डिस्टेम्पर करवाना है, किस किस टाइप का डिस्टेम्पर आ रहा है। ड्राई डिस्टेम्पर भी आता है, वेट डिस्टेम्पर भी आता है। ठीक है। तो ये अलग अलग क्वालिटी के डिस्टेम्पर्स आते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी एप्लीकेशंस, सो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है कि एप्लीकेशन इन केस ऑफ न्यू वर्क। न्यू वर्क का मतलब क्या है कि जब हम किसी वॉल पे फर्स्ट टाइम जब हम उस पर वॉशिंग कर रहे हैं तो वो हमारा न्यू वर्क होता है। ट्रीटमेंट सेल कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमिंग कोट ऑफ वाइटिंग। ठीक है। तो हमें डिस्टेम्पर करने से पहले अगर हम न्यू वर्क कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर प्राइमर जो है वो जरूर यूज़ करना है, इसके बाद ही डिस्टेम्पर यूज़ करना है। अगर हम सेकंड टाइम कर रहे हैं, मतलब पहले वाइट वॉशिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, मान लो मैंने कोई घर बनाया, मैंने उस पर वाइट वॉशिंग वगैरह सब कराया, 2 साल 3 साल बाद में दोबारा से उस पर कलर वॉशिंग वगैरह कराना चाहता हूँ, तो अब मुझे प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे इस तरीके से सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा एप्लीकेशन देखो यहाँ पे, एंटायर सरफेस सेल बी कोटेड विद द मिक्सचर यूनिफॉर्मली। तो जनरली पेंट की यही रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हम किसी भी सरफेस पे पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंट हमें इस तरीके से अप्लाई करना है कि हमें यूनिफॉर्म दिखे वो। ऐसा नहीं कि मैंने एक वॉल पे प्लास्टर किया, मान लो मेरी ये कोई वॉल है, इस वॉल पे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, पता चलता है कि इस पोर्शन पे थोड़ा सा डार्क आ रहा है, इस पोर्शन पे थोड़ा सा लाइट टेक्सचर आ रहा है, और इस पोर्शन पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट अलग ही तरह का टेक्सचर्स आ रहा है, या जो ब्रशेज होते हैं, ब्रश के जो लाइंस हैं वो उस पर दिख रही हैं, या अंडुलेशंस जो हैं वो दिख रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक नीड होती है एक प्लास्टर वर्क की, जो कि आपको जो है बेसिकली ध्यान में रखना है। ठीक है। तो हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, लिखो द फिनिश सरफेस सेल बी इवन एंड यूनिफॉर्म, और सेल शो नो ब्रश मार्क। तो ब्रश के जो मार्क्स हैं वो नहीं दिखने चाहिए। अगर आप किसी साइट पे इंजीनियर हैं और आप पेंटिंग चेक करने जा रहे हैं
तो वहाँ पे अगर ब्रश के मार्क्स जो है वो दिख रहे हैं तो आपको उसको तुरंत रिजेक्ट करना है, उसको बोलना है कि इसको दोबारा से करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखो नेक्स्ट है ऑयल इमल्शन या फिर ऑयल बाउंड वॉशेबल डिस्टेम्परिंग, ठीक है। तो जनरली ये सारी चीज़ें क्या आपको बता रही हैं, ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं जैसे जैसे मार्केट के अंदर मटेरियल के डेवलपमेंट हुए और नए नए मटेरियल मार्केट के अंदर आए, उसी कैटेगरी के अंदर आपको ये बताया गया है। सबसे पहले लाइम हम लोग यूज़ करते थे, फिर हम लोग डिस्टेम्पर यूज़ करने लगे, फिर डिस्टेम्पर के अंदर भी अलग क्वालिटी के मटेरियल्स जो है वो आने लगे। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑयल बाउंड या ऑयल इमल्शन जो है वो डिस्टेम्पर, इसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा जो ऊपर वाला हमारा डिस्टेम्पर था उससे अच्छी होती है। इसके लिए अगर आपका IS कोड देखोगे तो IS 428 जो है वो इसके लिए IS कोड जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी देखो हमारा सीमेंट प्राइमर या फिर डिस्टेम्पर प्राइमर कंपलसरी है। मतलब अगर हम न्यू वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्राइमर करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम उसके ऊपर डिस्टेम्पर जो है वो अप्लाई करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस के अंदर हमारी सेम चीज़ रहेगी, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था कि ड्राई होना चाहिए और जो है सरफेस लूज नहीं होना चाहिए, सरफेस डैमेज नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हमें करनी है। इसके अलावा अगर आप आओगे तो नीचे की तरफ प्राइम कोट की बात की गई है। तो प्राइम कोट देखो यहाँ पे डिस्टेम्पर प्राइमर कोट भी आता है या फिर सीमेंट प्राइमर कोट भी आता है। तो वो मार्केट के अंदर जो भी आप यूज़ कर रहे हो या जो आपके एग्रीमेंट के अंदर है वो आप उस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ओल्ड वर्क नो प्राइमर कोट इज नेसेसरी, जो कि मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं। बेसिकली प्राइमर क्या काम करता है, प्राइमर एक तो करता है कि जो भी आपके सरफेस पे छोटे छोटे वॉइड्स हैं उन वॉइड्स को वो फिल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मेन पेंट है उसकी कॉस्ट, उसका जो कंजप्शन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो कॉस्टिंग के भी फर्क होता है, क्योंकि प्राइमर की कॉस्ट कम होती है और हमारी पेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। कि फिर एक क्या करता है कि ये उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। दूसरा जो उसकी टेक्सचरिंग वगैरह है या जो उसकी जो अपीयरेंस है वो भी काफ़ी एनहेंस हो जाता है अगर आप प्राइमर वगैरह जो है उस पर यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग पेंट करते हैं तो हम पुट्टी करते हैं, POP पनिंग करते हैं, वो सब क्या करती है सरफेस पे जो भी वॉइड्स वगैरह होते हैं उसको फिल करते हैं, इवन सरफेस हमें प्रोवाइड कराती हैं और हमारा जो फाइनल कोट होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी को और उसकी अपीयरेंस को एनहेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया था कि एक कोट अगर आप कर रहे हो और उसके बाद आप दूसरा कोट जब आप करने जा रहे हो तो दोनों के बीच में कम से कम 24 आवर्स का जो गैप है वो होना चाहिए। 24 आवर्स में क्या होगा कि आपका जो कोट आपने किया वो ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई के बाद ही हमें उसके ऊपर नेक्स्ट कोट जो है वो अप्लाई यहाँ पे करना है। तो ए टाइम इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 24 आवर्स सेल बी अलाउ बिटवीन सक्सेसिव कोट टू परमिट प्रॉपर ड्राइंग ऑफ ए प्रीसीडिंग कोट, ठीक है। तो साइट पे अगर आप काम करवा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है ड्राई होने के बाद ही उसको जो है करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अब आ गया एक्रेलिक डिस्टेम्पर, ठीक है। तो आज के टाइम पे एक्रेलिक प्लास्टिक पेंट्स ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो ये नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट क्वालिटी एक्रेलिक डिस्टेम्पर हैविंग VOC कंटेंट लेस देन 50 ग्राम्स पर लीटर। बेसिकली ये एक तरह का जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ह्यूमंस वगैरह के लिए जो है अच्छा नहीं होता है। तो ये कंटेंट जो है उसके अंदर कम से कम होना चाहिए, जितना कम से कम होगा उतना ही हमारे लिए जो है ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी यहाँ पे लेस देन 50 ग्राम्स जो है वो पर लीटर जो है वो होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका दी गई है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस सेम चीज़ें हैं और ड्राई कोट, मिक्स कोट और ये सब कुछ यहाँ पे सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। सेम लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ओल्ड वर्क, तो हमें यहाँ पे जो है अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि इन केस ऑफ ओल्ड वर्क, अगर आप किसी ओल्ड वर्क पे अगर आप जो है मतलब पहले से किसी वॉल पे पेंट वगैरह हो चुका है, 2 साल 5 साल बाद आप उस पर दोबारा से कर रहे हो, तो आपको उस सरफेस पे से जो भी लूज पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सब रिमूव करने पड़ेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी वॉल्स ऐसी हो जाती है पुरानी जिसपे सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम आ रही होती है, वो ड्राई होती है, फिर वाइट पाउडर आपको जो है उस पर दिख रहा होता है, तो ये सब आपको क्लीन करना होता है। यहाँ पे भी आपको देखो प्राइमिंग कोट का यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेम्पर प्राइमर या फिर सीमेंट प्राइमर हमें इसके ऊपर यूज़ करना है। उसके बाद फिर हमें उसके ऊपर डिस्टेम्पर करना है। 2 और मोर कोट, देखो जनरली 2 कोट तो किए ही जाते हैं पेंटिंग के, 2 कोट तो कंपलसरी है, ये तो किया ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेक्सचर्स जो हमें चाहिए वो हमें 2 कोट में भी नहीं मिल पाती है, तो कई बार जो है 3rd कोट या फिर 4th कोट की भी रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ती है। अब कई बार देखो ऐसा होता है, मान लो ये आपकी कोई वॉल है,
इस वॉल पे ऑलरेडी कोई प्लास्टर है, ऑलरेडी कोई पेंट आपने किया हुआ है, ठीक है। मान लो आपने इस पे कोई डार्क कलर आपने किया हुआ है, लेकिन अब 2 साल 4 साल 5 साल बाद आपका मन कर रहा है कि यार ये डार्क कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस पर लाइट कलर मुझे इस पर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर लाइट कलर करूंगा तो हो सकता है कि लाइट कलर 2 कोट से भी ज्यादा मुझे करना पड़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सरफेस पे डार्क कलर हो चुका है। तो डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कोट्स जो है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कई बार साइट पे होता है कि हम लोग 2 कोट करने के बाद भी हम जो है हमें वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो हम उससे ज़्यादा कोट भी हम लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। और 24 आवर्स का गैप जो है यहाँ पे एक कोट से दूसरे कोट के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका सीमेंट प्राइमिंग कोट लिखा हुआ है, सरफेस, ये सब कुछ सारी चीज़ें वही आपको वहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट आपका देखो सीमेंट पेंट की बात की गई है, तो ये भी एक अलग टाइप का पेंट होता है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसकी एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जितने भी पेंट्स वगैरह हैं सबकी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सेम मिलेगी। एक्सटीरियर पेंट्स, ठीक है, तो एक्सटीरियर पेंट की बात की गई है। आज के टाइम पे अगर आप मार्केट के अंदर पेंट लेने जाओ तो एक्सटीरियर पेंट अलग आते हैं, इंटीरियर पेंट अलग आते हैं। इसके अलावा कुछ पेंट ऐसे भी आते हैं जो कॉमन होते हैं, आप उसको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। तो आप अभी जाना किसी भी पेंट वाली शॉप पे, उससे अगर डिटेल लेके आना कि भाई मेरा घर है, मुझे एक्सटीरियर पेंट करना है तो कौन कौन से पेंट अवेलेबल है, इंटीरियर करना है तो कौन कौन से करने हैं। आज के टाइम पे आप जो है एशियन पेंट या जो बर्जर पेंट्स है इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्रेलिक पेंट यहाँ पे दिया गया, टेक्सचर्स, एक्सटीरियर पेंट, एक्रेलिक स्मूथ एक्सटीरियर पेंट, प्रीमियम एक्रेलिक स्मूथ एक्सटीरियर पेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनके सब नाम जो है वो रखे गए हैं। तो हम इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस यहाँ पे सेम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे भी हम लोग जो है प्राइमिंग कोट का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद फाइनल हमारा जो कोट है वो हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो डिलक्स मल्टी सरफेस पेंट फॉर इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर, जो मैंने बताया था आपको कि ऐसे पेंट भी आते हैं, आप उसको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम पे आप देखो टीवी में ऐड देखते हो, वाटर प्रूफिंग पेंट आने लगे हैं, डस्ट रेजिस्टेंस पेंट जो है वो आने लगे हैं, और वाटर रेजिस्टेंस पेंट आने लगे। तो मल्टीपल टाइप के पेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आज के टाइम पे कोई भी लिमिटेशंस जो है वो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पेंटिंग। पेंटिंग यहाँ पे कौन सी पेंटिंग, जो हम डोर, विंडो, वुडन वर्क पे पेंटिंग करते हैं, जो हम MS वर्क पे जो पेंटिंग करते हैं वो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है। तो पेंट, ऑयल, वार्निश, ये सब हम यूज़ करते हैं। वार्निश वगैरह ज़्यादातर हम लोग किस पे करते हैं, हमारा जो लकड़ी का सरफेस होता है, ठीक है। तो ये सारे पेंट्स हैं, इनके भी सेम टाइप के एप्लीकेशंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। तो आप ये बेसिकली जो है इनमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सारी चीज़ें वही है। नो हेयर मार्क्स वगैरह, ब्रशेज मार्क्स वगैरह, तो सब कुछ सेम चीज़ यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे दी गई है। मेजरमेंट अगर आप देखोगे तो इनका मेजरमेंट भी जो है वो स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एरिया पे पेंटिंग कर रहे हैं जिसकी विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर से कम है, 10 सेंटीमीटर से कम है, अगर आप किसी ऐसे एरिया पे कर रहे हो तो वहाँ पे स्क्वायर मीटर नहीं मेजर किया जाता, वहाँ पे रनिंग मीटर में हमारा जो पेंट है वो मेजर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा ये टेबल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के अंदर आपको फैक्टर्स दिए गए हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जो इवन सरफेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पेंट मेजर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे काम आते हैं कोफिशेंट, ठीक है। कोफिशेंट क्या काम करते हैं कि आपने प्लेन एरिया मेजर कर लिया और कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करके आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको एक्चुअल एरिया जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पैनल या फिर फ्रेम डोर जो हमारे होते हैं जिस पर डिजाइन वगैरह जो बना हुआ होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका प्लान एरिया, मान लो मेरा है डोर कितना, मैं मान लेता हूँ कि मेरा डोर है 1 मीटर बाई 2.4 मीटर का मेरा डोर है, ठीक है। ऐसे मेरा एक डोर है और इस पर ना डिजाइन्स वगैरह बने हुए हैं। तो मैं एक तरीका तो क्या है कि मैं बिल्कुल डिजाइन की एक्चुअल कैलकुलेशन करके एरिया निकालूं, जो कि सही तरीका नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूं कि कोई किसी कोफिशेंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ पे ये कोफिशेंट दिया गया है, मेरा टोटल एरिया कितना आ रहा है 1 × 2.4 स्क्वायर मीटर एक साइड का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस 2.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.30 से। तो अब मैं कॉन्ट्रैक्टर को जो मैं कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूंगा
अब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को जो है 2.4 का पेमेंट नहीं करूँगा, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 1.3, अब मैं कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूँगा 3.12 मीटर स्क्वायर का, क्योंकि मेरे सरफेस पे जो अनइवननेस थी उसके लिए मैंने उसको एक्स्ट्रा जो है पेमेंट किया है। इसके अलावा लेजेस एंड द बैटन, जो बैटन वगैरह जो हमारे डोर विंडो पे साइड में लगी हुई होती है, उसके लिए भी हमें यहाँ पे जो है सेम चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। इसके अलावा फ्लश डोर जो होते हैं, ठीक है, तो फ्लश डोर भी प्लेन फ्लश डोर भी होते हैं, और कई बार क्या होता है फ्लश डोर पे हमारे कुछ डिजाइन्स भी बने होते हैं, तो यहाँ पे हमें 1.2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो जो भी उसका एक साइड का एरिया आएगा उस पर हम 1.2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा पैनल डोर आते हैं। पैनल डोर का मतलब क्या होता है कि मतलब जो है कुछ पोर्शन पे वुडन लगी है, कुछ पोर्शन पे कोई डिफरेंट मटेरियल लगा हुआ है, जैसे ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं या किसी और डिफरेंट टाइप का मटेरियल जो है वो लगा हुआ है। सो उस केस में यहाँ पे देखो अगर पार्शली है, मतलब कि जो हमारा जो ग्लेजेस वगैरह जो लगे हैं, ग्लास वगैरह जो लगे हुए हैं, उनका एरिया कम है, वुडन का एरिया ज़्यादा है, तो उस केस में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरा फुल्ली ग्लेज है, फुल्ली ग्लेज मतलब कि जैसे आपने कोई डोर देखे होंगे कि चारों साइड एक पैनल होता है इस तरीके से फ्रेम, और बीच में पूरे में यहाँ पे जो है ग्लास लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर गूगल पे मिलता है तो मैं यहाँ पे एक बार फुल्ली ग्लेज डोर, देखो इस टाइप के डोर हो गए, ठीक है। आप देखोगे चारों साइड सिर्फ पैनल है, फ्रेम है, और बीच में पूरे में कंप्लीटली ग्लास लगा हुआ है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लगभग 80% एरिया में हमारा ग्लास यूज हुआ है, और बाकी 20% एरिया में लगभग जो है हमारा 10 to 20% एरिया में हमारा लकड़ी यूज हुई है। तो इस केस में हमारे यहाँ पे काम आते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहाँ पे आप देखो पूरे में ग्लास है, सिर्फ चारों साइड आपको यहाँ पे फ्रेम दिखेगा, इस तरह के आप देखो यहाँ पे चारों साइड फ्रेम है, बीच में ग्लास है, तो ये फुल्ली ग्लेज हमारे डोर जो है वो होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा एरिया आएगा, मान लो मेरा एरिया आ रहा था कितना 2.4, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.8 जो इसका कोफिशिएंट फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 0.48 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो मैं अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करूंगा वो 1.92 स्क्वायर मीटर जो है वो पेमेंट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फुल्ली वेनाइज एंड द लोवर्ड डोर्स विंडो, इसके अंदर भी ये भी सेम टाइप के डोर होते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं अगर गूगल पे ये मिलता है तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। जनरली देखो आप क्या है ना, जब भी आप कोई भी ड्राइंग्स वगैरह आपके साइट पे आती है तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ डोर वगैरह आपका मेंशन रहता है, तो आपको इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता रहता है कि एक्चुअल में देखो यहाँ पे इस टाइप के अगर आप डोर देखोगे, ठीक है। सो जो यहाँ पे दिखा रहा है तो ये भी कुछ इसी टाइप्स के डोर्स होते हैं। यहाँ पे देखो इस टाइप के डोर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो डिजाइन्स वगैरह जो इस पे बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे आपको 1.8 से जो है उस पर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा जेफरी वगैरह होती है, जो जाली वगैरह बनी हुई होती है, इसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में देखो इस तरह के जो डिजाइन बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे डिजाइन भी आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे। तो इस तरह के डिजाइन अगर बने हुए हैं तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा प्लान एरिया आ रहा है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मान लो मेरा एरिया आ रहा था कितना 2.4, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 2 से, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे 4.8 मीटर स्क्वायर जो है वो टोटल एरिया जो है वो दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मेंशन की गई है, यहाँ पे दिया है 2 for पेंटिंग ऑल ओवर। 2 for पेंटिंग ऑल ओवर का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये है कि मेरा ये एक डोर है जिसकी विड्थ है 1 मीटर और हाइट है 2 मीटर। मैं इस पे दोनों साइड पेंट करूंगा, तो मैं अगर इस पे दोनों साइड पेंट करूंगा तो मेरा दोनों साइड का एरिया कितना आ जाएगा 4.8, ठीक है। अब मैं इस 4.8 पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या था, ईच साइड पे, मतलब एक साइड पे भी 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे साइड पे भी मैं 0.8 साइड से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मेरा जो टोटल एरिया आ रहा है उस पर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके अलावा कर्ड जो वर्क होता है, कर्व वर्क के अंदर आपका यहाँ पे देखो वेदर बोर्डिंग की बात की गई है। आपने देखा होगा डोर वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसके चारों तरफ एक बॉर्डर पट्टी टाइप लगी हुई होती है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बॉर्डर विद कवर फिलेट, ठीक है, एंड द मैच बोर्ड, जो हमारी मैचिंग की अगर वो लगी हुई है तो वहाँ पे 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो टाइल्स वगैरह हमारी लगी हुई होती हैं उसमें 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टील वर्क की बात की गई है, तो प्लेन सीट अगर हमारी है तो हम लोग यहाँ पे, या हमारा प्लेन सीट का डोर अगर डोर या विंडो है तो 1.18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे।
फुल्ली ग्लेज है हमारा MS का गेट है, फुल्ली ग्लेज है तो हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमारा अगर एक साइड का एरिया 2.4 आ रहा है तो मैं 0.5 से उसकी मल्टीप्लाई करके 1.2 मीटर स्क्वायर ही कॉन्डक्टर को परमिट करूंगा। पार्शली पैनल है, पार्शली ग्लेज है तो हम 0.8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कोरुगेटेड शीट स्टील का अगर कोई भी डोर है तो उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ये डोर मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का जो है वो डोर होता है। इस टाइप के यहाँ पे देखो ये डोर जो होते हैं, इस टाइप के अगर आप देख रहे होंगे, इस टाइप के जो डोर होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे जो कि यहाँ पे देखो इस टाइप के जो डोर होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा एरिया आ रहा है वो हम उसमें, मान लो मेरा एरिया आ रहा है 2.4, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.2 से, तो मेरा जो भी 1.25 से, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाई 1.25, तो यहाँ पे मेरा 3 मीटर स्क्वायर में कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूँगा। कोलेप्सेबल गेट होते हैं, ठीक है। कोलेप्सेबल गेट आप लोगों ने देखे होंगे जनरली, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आप देखोगे कोलेप्सेबल गेट, एंटर करोगे, इस टाइप के जो गेट होते हैं, यहाँ पे देखो इस टाइप के जो गेट होते हैं, ठीक है, ये कोलेप्सेबल गेट होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल एरिया मेरा जो भी आ रहा है, मतलब मेरा जो भी टोटल एरिया आ रहा है, जो भी मेरा टोटल एरिया आ रहा है उसको मैं 1.5 से क्या कर दूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं रोलिंग शटर्स, जो डोर जो शॉप वगैरह में लगते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये इस टाइप के जो शटर्स होते हैं, ठीक है। इस केस के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 1.10 से मल्टीप्लाई कर देना फॉर ईच साइड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो हमारे जो है मेटल्स की बात की गई, एक्सपेंडेड मेटल, हार्ड डोन, स्टील वायर, फैब्रिक अप्रूव फॉर द क्वालिटी, ग्रिल वर्क जो होता है उसमें हम 1 से पेंट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई फॉर ओवरऑल, मतलब जो भी टोटल एरिया उसका पेंटिंग का आ रहा है आप उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये इस तरीके से बात की गई है आपका यहाँ पे। ओपन प्लेन्स, फैंस वगैरह जो हमारी लगी हुई होती है, ठीक है, उसके लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोरुगेटेड आयरन सीट के लिए हम 1.14 से मल्टीप्लाई करते हैं। AC कोरुगेटेड सीट होती है वहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेमी कोरुगेटेड के केस में हम 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा वायर गेज शटर्स के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हेट कट बैम्बो फेंसिंग, जो बैम्बू की फेंसिंग्स होती हैं वहाँ पे 1.38 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रेलिंग वगैरह के लिए हम देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी फेंसिंग वगैरह रेलिंग वगैरह होती है उसके लिए हम 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जनरली जो है देखने के लिए मिल जाएगी। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसमें से काफ़ी सारी टर्म्स हो सकता है आपको समझ में ना ही हो, आप इनको हर एक टर्म्स को गूगल पे जाके चेक करिए कि एक्चुअल में जो बता रहा है कि ये किस टाइप का डोर है, वो आप गूगल पे जाके चेक करोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। उससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यहाँ पे किस तरह के जो हमारा डोर है या विंडो है उसके बारे में बात की गई है। तो आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट है फिनिशिंग वाला समझ में आया होगा। इस टॉपिक में जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो हम लोगों ने इसमें कवर किए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं पर्सनली आपको जो है वो रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू।